नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य द्विवेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारी इस एकेडमी की ये जो इनिशिएटिव है वो मेरे ख्याल से मार्केट में जितनी भी इस लेवल की जो इनिशिएटिव चल रही है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियो निकलते हैं उसमें सबसे यूनिक है। कारण ये है कि करंट अफेयर की जितने भी वीडियोस निकलते हैं वो मेनली एम्फेसाइज रहते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे, लेकिन हमारी एकेडमी का विशेष फोकस ये है कि हम सिर्फ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे रिलाय ना करके वैरायटी ऑफ जो अदर सोर्सेज हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कई सारे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे प्रिंट है, वायर है, स्क्रॉल है, स्वराज है, उस पर भी कई सारे काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन्स आते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। इसी के साथ ही कई जो अदर हमारे यहाँ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं, जैसे न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, तो उसमें भी कई इंफॉर्मेटिव खबर आती है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट होती है। लेकिन चूंकि हमारा एम्फेसिस इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पे ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से कई बार हम पाते हैं कि यूपीएससी में कई बार क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं। हमारी मेहनत तो रहती है हम इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू को पढ़ते हैं, दिन में एक बाकायदा नियम के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि कई बार खबर उसके रीच से बाहर हो जाती है तो कई बार हमें दिक्कत होती है क्वेश्चंस को बनाने में। तो हमारी कोशिश है कि हम आपकी उस दिक्कत को दूर करें, और साथ ही हम लोग वीकली प्रोग्राम में उस सारे इश्यूज को लेकर आएंगे जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और साथ ही मैं आपको उन साइट्स पे भी विजिट करवाऊंगा जहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन उठाई है। इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि आपको एक ऑथेंटिक खबर मिलेगी जिसका मतलब मैं सोर्स के साथ दिखाऊंगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि इसके साथ आपकी भी एक आदत डेवलप होगी कि आप खुद भी सर्फिंग करें, और सर्फिंग करते करते आप डिफरेंट वेबसाइट्स को जैसे जैसे विजिट करेंगे तो आपकी भी एक तरह से एक एडिशनल रिसोर्सेज बनना शुरू हो जाएंगे जो डेफिनेटली आपको प्री और मेंस में हेल्प करेगी। अब दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि वो करंट अफेयर्स को सिर्फ करंट अफेयर के फॉर्म्स में नहीं पूछता है। यूपीएससी करंट अफेयर को जो एक डायनामिज्म उसने लेकर आया है कोर के साथ कनेक्ट करने का, वो हाल के 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इस सेंस में अब सिर्फ आप करंट को सिर्फ आइसोलेट करके करंट में नहीं पढ़ सकते, उसको आपको रिलेट करना पड़ेगा आपके जो स्टैटिक पोर्शन है उससे भी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन ये है कि सियाचिन ग्लेशियर वाला एक क्वेश्चन आया है, नुब्रा रिवर वाला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर उसको एक तरीके से सोचा जाए तो वो स्टैटिक पोर्शन में से आया है, वो कोर में से आया है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो गलवान वाला क्लैश हुआ है वो नुब्रा रिवर के पास हुआ है। उस कंडीशन में वो क्वेश्चन को सिर्फ आप स्टैटिक तक सीमित नहीं रख सकते, उसका रिलेशन सीधा सीधा करंट अफेयर से भी बनता है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश इस वीडियो में यही रहेगी कि आपको सिर्फ करंट तक रोक के ना रखूं, आपको स्टैटिक में भी लेकर जाऊं, जिससे क्या आप पूरी तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेलिंग ले सकें। तो दोस्तों, जो पहली खबर है इंडिया टू ब्रिंग मोर नेशंस इनटू कोस्टल रडार नेटवर्क। तो पहली बात मैं आपको यह बता दूं कि ये जो न्यूज़ है बेसिकली जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, और ये मेनली किस डोमेन को एड्रेस करता है, तो ये जिस डोमेन को एड्रेस करता है वो है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा डोमेन है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। ये दो चीज है। अब मैं फिर से इस लाइन को दोहरा रहा हूं, इंडिया मोर नेशंस और कोस्टल रडार नेटवर्क। इस एक लाइन में 3 अलग अलग चीजों का जिक्र हो जा रहा है। इंडिया का जिक्र हो रहा है यहां पे, दूसरा मोर नेशंस, तो जाहिर तौर पे ये हमारे इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ये एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में उभर के आ रहा है। और जो तीसरी चीज है कोस्टल रडार नेटवर्क, तो कोस्टल रडार पढ़ते ही हमें एक चीज का तो आभास हो जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई चीजें हैं। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भैया कोस्टल रडार नेटवर्क है क्या, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये मोर नेशंस को लाने के पीछे क्या फंडा है। तो चलिए दोस्तों, सीधा स्टोरी में चलते हैं। दोस्तों, मैंने वो स्टोरी पहले से खोल के रखी हुई है ताकि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े।
तो दोस्तों ये जो कोस्टल रडार नेटवर्क है इसकी कहानी शुरू होती है 2008 के 26/11 के बाद से। जैसा कि आप जानते हैं कि 2008 में हमारे यहाँ जो अटैक हुआ वो मेनली जो टेररिस्ट जिस रूट से हमारे टेरिटरी में घुसे, हमारे डोमेस्टिक एरियाज में घुसे, वो सी रूट था। कराची से वो लोगों ने शिप पकड़ी, बीच में हमारी शिप हाईजैक की, उसके बाद फिर वो इंडिया आए। तो जाहिर तौर पे इंडिया जो है अब अपने कोस्टल सिक्योरिटीज को लेके उस घटना के बाद से काफी ज्यादा विजिलेंट हो चुका है, और इसने विजिलेंट होने के साथ साथ कई सारे ड्रिल्स भी किए हैं, जो आप कई बार सुनते होंगे कि सी विजिल ड्रिल्स हो रही है जो कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल के कुछ दिनों में उस पर्टिकुलर इलाके में काफी ज्यादा अपने मूवमेंट्स को बढ़ाया है, जैसे कि वहाँ पे जो शिपयार्ड्स बन रहे हैं, जो आपका JLPT है, उसके बाद कंडाला है। तो मतलब वो पूरा इलाका सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो इंडिया का एक तरह से इकोनॉमिक बैकबोन है। तो उस एरिया को सिर्फ आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोक के नहीं रख सकते हैं। तो बहरहाल मैं वापस आता हूं। तो मैंने आपको बताया कि जो कोस्टल रडार नेटवर्क है वो 26/11 के अटैक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी को फॉर्म किया जिसके तहत कोस्टल रडार नेटवर्क आया। अब दोस्तों इसमें होता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेवी को ऑथराइज किया है कि नेवी डिफरेंट कंट्रीज की नेवी के साथ अपने वाइट शिप एग्रीमेंट करे। आई रिपीट, वाइट शिप एग्रीमेंट करे। तो हम एग्रीमेंट शब्द से तो परिचित है, लेकिन वाइट शिप क्या होता है दोस्तों? मेनली जो इस शिप की लैंग्वेज में कहा जाए तो एकदम लेमैन की भाषा में समझा जाए तो जो वाइट शिप है वो डेडिकेट करता है कि भैया ये जो शिप्स हैं वो नॉन नेवल हैं और बेसिकली ये कमर्शियल शिप्स हैं, ठीक है। अगर ग्रे शिप कहा जाएगा तो बेसिकली वो मिलिट्री, मतलब आपके डिफेंस शिप हैं, आपके नेवी के शिप्स हैं। और अगर कोई सी ब्लैक शिप को कहा जाएगा मतलब वो मेनली या तो इलीगल शिप्स हैं या फिर वो आपके जितने भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जो कंट्रीज के द्वारा ऑथराइज नहीं होती हैं, है ना, पायरेसी के लिए पायरेट्स जो यूज करते हैं वो शिप है। तो 3 कैटेगराइजेशन है, पहला ब्लैक, दूसरा व्हाइट, तीसरा ग्रे। ग्रे जो है वो आपका डिफेंस पर्पस से रिलेटेड शिप्स को वो कलर डेडिकेट किया गया है। व्हाइट कलर जो है वो कमर्शियल रिलेटेड शिप्स को डेडिकेट किया गया है। और ब्लैक जो है वो जो इलीगल जो ट्रेड करते हैं शिप्स उसको डेडिकेट किया गया है, ठीक है। तो ये डाउट यहाँ पे क्लियर होता है। अब दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रपोजल क्या रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोजल ये रखा है कि जो आपका ये जो कोस्टल रडार नेटवर्क है इससे वो म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश को जोड़ना चाहता है। म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश को क्यों जोड़ना चाहता है? क्योंकि म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश हमारे जो इंडियन ओशन है उसमें काफ़ी ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पोजेस करते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि ये जो तीनों कंट्रीज हैं उनसे, मतलब अगर आप म्यांमार का इलाका देखें तो वहाँ से हमारे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको तो एक पुश मिलेगा ही, साथ में जो हमारे यहाँ कई बार सुनने को आता है कि वहाँ पे इंसर्जेंसी हुई है, वहाँ पे भी नज़र रखने को मिलेगी कि वहाँ पे भी जो सप्लाई हो रही है इलीगल वेपन्स की या फिर ड्रग्स की जो सप्लाई हो रही है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो म्यांमार तो इसीलिए। अगर आप मालदीव में देखें तो मालदीव में चाइना का हाल के कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा है। चाइना का हाल के कुछ सालों में इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो जाहिर तौर पर मालदीव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए हाल के जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट देखेंगे 2019 का, वो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी पहली स्टेट विजिट कहाँ जाती है? मालदीव जाती है। और मालदीव में उनको हाईएस्ट सिविल ऑनरी से भी वो नवाजा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश इसलिए क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के साथ हमारी कंट्री का बड़ा ही एक स्पेशल रिलेशन है। 1971 में जो हमारा रोल है वो तो दुनिया में जग जाहिर है ही, लेकिन हाल के कुछ दिनों में जब CA/NRC को लेकर जो एक खटास आई थी रिश्तों में, उसमें वापस से एक स्ट्रेंथनिंग, वापस से शुगर कोटिंग होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन पहले से जुड़े हुए हैं। तो पहले से दोस्तों जो जुड़े हुए हैं वो है आपके मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका, ये आपसे पहले से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बन सकता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से
कि इसमें एग्जैक्टली कितने लोग हैं। तो एग्जैक्टली दोस्तों नंबर तो एज सच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है, लेकिन 22 के आसपास जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ अभी तक ट्रीटी हो चुकी है, और एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, मतलब 22 डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये ट्रीटी हुई है और एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। तो हम इसके फंक्शन को भी समझ गए हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है। तो दोस्तों ये लोकेटेड है आपका, ये जो कोस्टल रडार जो नेटवर्क बन रहा है उसकी जो ऑफिस है वो जो आपके इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर है गुरुग्राम में, जिसको नेवी कंट्रोल करती है, जो नेवी के अंडर आता है, वहां पे इसको स्टैब्लिश किया गया है। और इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 36 डिफरेंट लोकेशंस पे रडार बैठाए हैं, और साथ में और इन फ्यूचर 48 रडार नेटवर्क और स्टैब्लिश होने वाले हैं। तो दोस्तों इस न्यूज को हमने बड़ी कंप्रिहेंसिवली डील कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। दोस्तों दूसरी खबर है आपकी खुदीराम बोस से। खुदीराम बोस से जो खबर है वो हाल में इसलिए आई क्योंकि अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनने जो विजिट की थी वेस्ट बंगाल में, वैसे वो विजिट तो टोटली पॉलिटिकल इन नेचर थी, लेकिन जो उनका विजिट था वो खुदीराम बोस के यहाँ गया था। और खुदीराम बोस के यहाँ जाने से एक वहाँ के जो पॉलिटिकल सिनेरियो में एक खलबली सी मच गई है। लेकिन खैर हमें पॉलिटिक्स में ना ज़्यादा जानते हुए हमें सीधा इसके यूपीएससी के वो देखते हैं रेलेवेंस। तो दोस्तों ये GS1 का सीधा बन रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन बन रहा है। अब खुदीराम बोस कौन थे? तो दोस्तों खुदीराम बोस एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जो सेकेंड सबसे यंगेस्ट मैटायर हुए इंडिया के। दोस्तों भगत सिंह को आम जनमानस जो भारत का है वो तो जानता है, लेकिन खुदीराम बोस यूपीएससी या फिर बंगाल तक सीमित रह गए हैं, जो कि हो सकता है कि हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो, लेकिन ये एक सच्चाई है। तो यूपीएससी ने अभी तक इसमें ऐसा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इसके रिलेशन में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देखेंगे तो अनुशीलन समिति का जिक्र काफी ज्यादा है, ठीक है। और खुदीराम बोस जो थे वो अनुशीलन समिति से इनका रिश्ता था। उसके बाद जो दूसरी चीज है, अनुशीलन समिति से ही यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए कि अनुशीलन समिति जो है वो कौन कौन से पेपर्स निकालती थी। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि 20th सेंचुरी में जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था वो बेसिकली आपके न्यूज़पेपर्स होते थे। न्यूज़पेपर ही आपके जितने जो आम जनता है उसमें जोश की भावना जगाए रखते थे, क्योंकि उस समय ना टीवी का वो हुआ था, उदय हुआ था, 1928 में हुआ है उसका इन्वेंशन, ना मोबाइल फोन्स थे, और रेडियो भी काफी सीमित था, वो आम जनता के रीच में नहीं था। तो न्यूज़पेपर जो थे और जो जितनी पत्रिकाएं होती थी, जनरल्स होते थे, वो सबसे इफेक्टिव माध्यम होता था और उसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। तो अनुशीलन समिति से जो 2 न्यूज़पेपर छपते थे वो कौन कौन से थे? एक युगांतर था और दूसरा वंदे मातरम, ठीक है दोस्तों, ये 2 पेपर थे। खुदीराम बोस का कनेक्शन किससे था? अनुशीलन समिति से था। अनुशीलन समिति जो थी वो 2 न्यूज़पेपर छापती थी, युगांतर और वंदे मातरम। और इससे कौन कौन से और बड़े प्रोमिनेंट लोग जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इससे अरविंदो घोष जुड़े हुए थे, ठीक है, इससे आपके बिपिन चंद्र पाल जुड़े हुए थे, इससे फिर आपके जतिन दास जुड़े हुए थे, फिर इससे आपके सचिंद्र सन्याल जुड़े हुए थे। तो मतलब दोस्तों ये काफी ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है हमारे जो इंडियन रेवोल्यूशन है, मतलब जो इंडियन क्रांति है उसमें, हमारे फ्रीडम फाइटिंग के इंडियन रेवोल्यूशन साइड में इसका काफी ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं तीसरे खबर पे। दोस्तों 2019 का पेपर है, 2019 का प्री का पेपर अगर आप उठाएंगे तो सीधा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स कितने हैं भारत में, कितने हैं भारत में, ये सीधा क्वेश्चन था। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्वेश्चन और थोड़ा पेक्यूलर मैनर में आने लगेंगे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर में आने लगेंगे। बहरहाल 2019 में भी इस पे क्यों क्वेश्चन पूछा था? क्योंकि 2019 की स्टार्टिंग में आपको याद होगा एक अमेरिकन पेस्टर आते हैं सेंट लुइस में और वहां पे उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद ये पूरा इलाका लाइमलाइट में आया था और इसी से शायद मेरा अनुमान है कि गवर्नमेंट यूपीएससी ने क्वेश्चन उठाया है। तो पहला क्वेश्चन जो आया है कि ये इनका नंबर क्या है, तो 75 इन नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये 13 स्टेट्स में पाए जाते हैं, 13 स्टेट्स एंड यूटीज में पाए जाते हैं। उसके बाद उड़ीसा जो है उसके हाईएस्ट नंबर है,
ये नंबर मेरे ख्याल से 13 ना होके 11 होगा। और उड़ीसा में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज पाए जाते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज पाए जाते हैं। कितनी उनकी संख्या? 11। तो 3 फैक्चुअल एस्पेक्ट मैंने यहीं पे डील कर लिए। पहला, ऑल ओवर इंडिया में 75 पीवीटीजीज हैं। दूसरा, 11 स्टेट्स या यूटीज में ये पाए जाते हैं। एक बार नंबर ये आप फिर से वो कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। और तीसरा कि उड़ीसा में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज रहते हैं, जिनकी संख्या है 13। अब दोस्तों मैं आपको ले जाता हूं इसके सीधे आर्टिकल में। तो दोस्तों पीवीटीजीज क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो पीवीटीजीज का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? तो दोस्तों पीवीटीजीज का क्लासिफिकेशन करने के बेसिकली 4 पैमाने तय किए गए हैं। पहला, उनकी लिटरेसी रेट, ठीक है। दूसरा, जो उनका जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे ये तय किया गया है कि इनकी पॉपुलेशन, जितनी भी पीवीटीजीज है, इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा गिरावट आ रही है। एक तरफ इंडिया की पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है दिन पे दिन, वहीं इनकी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे सिमटती जा रही है। और ये आशंका है कि एक समय बाद हो सकता है कि कई सारी जो पीवीटीजीज हैं, जो 75 है, उसमें कई सारी पीवीटीजीज सिर्फ पन्नों में रह जाए, सरकारी दस्तावेजों में रह जाए। तो तीसरा जो इनका जो सोर्स ऑफ वो है एग्रीकल्चरल मेथड है, उसको भी लिया गया है। तो बेसिकली ये 3 तरीके हैं। पहला, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, दूसरा इनके पॉपुलेशन, तीसरा इनका जो एग्रीकल्चरल जो मेथड है। और ये आप इनको अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये आपके आदि मानव, जो हमारे जो पूर्वज थे आदि मानव, उनके ये एक तरह से जीता जाता उदाहरण है। अब दोस्तों ये न्यूज़ में क्या आया? दोस्तों ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि सेंटिलीज पे जो हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग की है कि आपको सेंटिलीज की जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी उनकी पॉपुलेशन 50 से 100 के बीच है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। 100 तो किसी भी सूरत में क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो उनकी पॉपुलेशन आप सोच लीजिए इतना कम है। और साथ में उनके में जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो उनके में जो उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब जो उनका इम्यून सिस्टम है, अब वो आज के जो क्लाइमेट चेंज है उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके हिसाब से अडेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से इनके एग्जिस्टेंस होने की खतरे और कई गुना बढ़ गए हैं। तो इस सोसाइटी ने ये अपील की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भैया आपको इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट सून। इसके बाद दोस्तों मैं अगले खबर पे चलता हूं। दोस्तों जो अगला खबर है वो है हमारा हिमालयन टेरिलियम। हिमालयन टेरिलियम, इसके बारे में सबसे पहले ये उग कहाँ रहा है? तो दोस्तों ये जो उग रहा है ये आपके सब एल्पाइन जोन में उग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जहां पे एल्पाइन जोन आ जा रहा है, तो एक तरह से अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो ये बेसिकली आपके 27 डिग्री जो नॉर्थ है एंड साउथ है, इसी के ऊपर पाया जाता है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 27 डिग्री नॉर्थ और 27 डिग्री साउथ के ऊपर पाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अमूमन 2000 से 4000 फीट के आसपास में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये हो गया है कि इसका जिक्र अचानक से क्यों, कि अभी हाल के दिनों में एक सर्वे आया है और उस सर्वे में कहा गया है कि अगर इसका जो ट्रेड बढ़ा है हाल के कुछ सालों में, इससे ये आशंका उत्पन्न हुई कि ये जल्दी एक्सटेंट हो सकता है। तो इसका इल्लीगल ट्रेडिंग काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसकी इल्लीगल ट्रेडिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। इल्लीगल ट्रेडिंग बढ़ने की वजह क्या है? इल्लीगल ट्रेडिंग बढ़ने की वजह है दोस्तों, जो ये अपने साथ अपने मेडिसिनल वैल्यूज कैरी करता है। मेडिसिनल वैल्यूज जो इसके साथ हैं, जो एक तरह से मान के चलिए इसको जड़ी बूटी कहा जा सकता है, कि ये वही जड़ी बूटी है जो भगवान हनुमान ने आपके लक्ष्मण जी के लिए लेकर आया था। क्योंकि ये जो हिमालयन टेरिलियम है, इसमें कैंसर से क्योर करने की जो क्वालिटी है, दूसरा ये स्किन डिसीज से भी क्योर करने की इसमें क्वालिटी पाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो 2 समस्याएं वर्ल्ड में काफ़ी बड़े लेवल पे है, ठीक है। और ये जो 2 समस्या है वो काफ़ी
लाइफ थ्रेटनिंग भी है, तो इसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी इलीगल ट्रेडिंग होना शुरू हुई है, जिसकी वजह से इसके एग्जिस्टेंस पे खतरा आ चुका है। अब ये मेनली इंडिया के किस इलाके में होता है? तो इंडिया के, अब जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि सब एल्पाइन इलाके में होता है, तो जाहिर तौर से उसमें यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ ये तो नेग्लेक्ट आउट हो जा रहा है। तो सब एल्पाइन इलाके में आ रहा है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। ये 4 इलाके में पाया जाता है। और इंडिया के अलावा ये किन और इलाकों में पाया जाता है? तो ये मेनली हिमालयन जोन में पाया जाता है। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां तो नेचुरली पाया जाता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, यहाँ तो ये पाया ही जाता है। साथ में ये चाइना और म्यांमार में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले खबर पे। जो अगला खबर है वो है कि सेंटर सेटअप द डेवलपमेंट फाइनेंस एंटिटी इन 3 to 4 मंथ। तो सबसे पहली बात, सेंटर ने ये डेवलपमेंट फाइनेंस एंटिटी बनाई क्यों है? तो डेवलपमेंट फाइनेंस एंटिटी क्या होता है दोस्तों? एक कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड हब रहेगा, जो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड हब रहेगा जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखेगा, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखेगा, उसको सोर्स आउट करेगा, उसके लिए फंड इकट्ठे करेगा, ताकि वो पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट के जो काम है, जो डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है, वो समय पे कंप्लीट हो और पैसे की तंगी की वजह से रुके ना। तो हाल में जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जल्दी ही डेवलपमेंट फाइनेंस एंटिटी स्टैब्लिश करने वाला है। तो इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि उनने कहा था कि अब हम बैंक्स पे रिलाय नहीं कर सकते, स्पेशली कोविड के दौर के बाद। कोविड के दौर के बाद बैंक्स पे आप इसलिए रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी आशंका है कि एनपीएस और कई गुना जंप करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज कि हमारे बैंक्स पहले से ही स्ट्रेस में थे, कोरोना वायरस के बाद से ये स्ट्रेस हो सकता है नहीं, ये डेफिनेटली है कि ये कई गुना मैग्नीफाई होने वाला है। इस केस में जो बैंक्स हैं, आप उनके बैलेंस शीट काफी ज्यादा रेड डेंजर जोन में हुवर कर रहे हैं। तो उस केस में जो भारत सरकार का जो काफी एम्बिशियस प्रोग्राम है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें 39% स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो आएगा वो आपका 22% प्राइवेट सेक्टर्स से आएगा। ठीक है, तो ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जो 111 लाख करोड़ का है, इसके लिए डिफेंस फाइनेंस एंटिटी बनाई जाएगी। अब दोस्तों फिर से मैं वापस से आता हूं कि इतना बड़ा अमाउंट, इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटर और स्टेट के साथ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, तो जाहिर तौर पे ये इतना बड़ा अमाउंट है और ये पॉलिटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोदी गवर्नमेंट के लिए। तो जाहिर तौर पे जो गवर्नमेंट है, इसके लिए सिर्फ बैंक्स पे रिलाई नहीं रहना चाह रही है, वो इसके लिए एक डिफेंस एंटिटी बना रही है। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठ सकता है, और प्रिंट में इस पे काफी अच्छा आर्टिकल आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहाँ से एश्योरेंस मिल रही कि ये डिफेंस फाइनेंस एंटिटी बनाएगी, तो उसके बाद उसको सोर्स ऑफ जो इनकम है वो मिल पाएगी, जिससे वो फाइनेंस कर पाएगी अपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। क्योंकि अभी जो बॉन्ड्स के जो हालात चल रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे भी इनकार नहीं कर सकती है। तो काफी सारी परिस्थितियां हैं, तो देखते हैं कि आगे के दिनों में इस पे और क्या खबर आती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, न्यूज है, ओएनजीसी बिगन प्रोडक्शन इन बंगाल बेसिन मेकिंग इंडियाज 8th बिगेस्ट फंक्शनल सेडिमेंट्री बेसिन। बेसिकली दोस्तों इंडिया जो है वो 26 डिफरेंट सेडिमेंट्री बेसिन्स में डिवाइडेड है, और ये जो 26 डिफरेंट सेडिमेंट्री बेसिन्स है, इसमें अमूमन 3.06 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये उसका अनुमान है कि यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के भंडार हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें से 26 में से मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो तो आपके ऑनलैंड है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम ऑनलैंड है और 3 ऑफशोर्स हैं, मतलब आपके सी में है, जैसे आपका बॉम्बे हाई है, वैसे जैसे इलाकों में है। तो मेनली ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव लिया था 2017 के आसपास, उसने अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध है अपने पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को घटाने के लिए।
करेंटली अभी जो हमारा पेट्रोलियम की जितनी मांग है, अगर मान लीजिए हमें 100 बैरल की ज़रूरत है, जिसमें से 77 बैरल हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो हमारा इंपोर्ट की संख्या है वो 77% है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको घटा के 67% पे लेकर आना चाहती है। 77% जो अभी करंट हमारा इंपोर्ट है उसको हम घटा के 67% पे लेकर आना चाहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे मेथड लिए हैं। इसमें से एक मेथड ये भी है कि जो आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, पहला ये। दूसरा, आपने इथेनॉल वाला सुना होगा कि ब्लेंडिंग करना शुरू किया है कि 20% ब्लेंडिंग होगी, तो वो दूसरा तरीका है। उसके बाद तीसरा तरीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ई मोटर व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट करने का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट तरीके से उसको प्रमोट कर रही है। तो ये वन ऑफ द तरीका है। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं? तो इसमें जो पहली चीज हमें देखने को मिल रही है कि 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि ये मेजरली इसके कहाँ 11 के आसपास जो मेरा अंदाजा है वो ऑनलैंड है, और 3 जो इसके ऑफशोर हैं, और 7 के आसपास जो है इसके ऑनलैंड और ऑनशोर पे वो बेसिन आपके कनेक्ट होते हैं। तो ये एक आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट खबर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर हो गई कि अभी हम 77% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इज गेटिंग इम्पोर्ट, उसको हम घटा के कितने पे ले जाना चाहते हैं? 67% पे ले जाना चाहते हैं। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल कर रही है? आपका पहला इनिशिएटिव ये है कि जो आपके डोमेस्टिक अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका प्रोडक्शन अप कर रही है, और इस प्रोडक्शन को जिस स्कीम के थ्रू अप कर रही है उस स्कीम का नाम बहुत ही आसान है, हेल्प स्कीम है। वो आप लोग जाएंगे गूगल करेंगे आपको ये स्कीम मिल जाएगी, हेल्प स्कीम है, ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका वो कर रही है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम अगली खबर पे। तो अगली खबर है इंडियन रेलवे इश्यूज ड्राफ्ट नेशनल रेलवे प्लान। दोस्तों ये इशू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रेलवे की हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। आज भी जो आम जनता है उसके पहुंच से एरोप्लेन दूर है, रेलवे पास है। भले ही एरोप्लेन उड़ान स्कीम के तहत उसके जो फेयर प्राइसेस हैं वो लो हुए हों, लेकिन फिर भी एक जो डिस्टेंस है, एयरपोर्ट आपके हर शहर में नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन एटलीस्ट हर शहर में है। लगभग हर शहर से रेलवे की पटरियां गुजर रही हैं। तो एक जो अफोर्डेबिलिटी है, उसके बाद जो एक्सेसिबिलिटी है, ये जो दोनों मानक है उसमें रेलवे काफी सुपीरियर है, ठीक है। तो इसकी वजह से रेलवे का एक इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बढ़ जाता है। और दूसरा एक नॉस्टैल्जिया है रेलवे को लेकर कि भैया रेलवे मतलब आम आदमी का वाहन है सफर करने का, तो वो एक जो नोशन जुड़ा हुआ है, और फिर एक उसके साथ जो ये नॉस्टैल्जिया जो जुड़ा हुआ है, इमोशनल कनेक्ट जुड़ा हुआ है, वो एक अपनी वजह है। तो हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि रेलवे को लेकर काफी ज्यादा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर आई। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आई थी वो ये आई थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो कुछ रेल रूट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई कर रही है प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ताकि वो चला सकें। और इसमें हाल की बिडिंग जो हुई थी 116 रूट्स के लिए, उसमें कई के जो बिडिंग्स है वो आउट हो चुकी हैं। तो उसको आप गूगल में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बहरहाल, तो रेलवे के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है दोस्तों? रेलवे के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जब आप टिकट खरीदेंगे और उसके पीछे पलटेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत उसकी वहीं पे है। उसके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो उसकी रेवेन्यू है। रेवेन्यू, और रेवेन्यू इसलिए स्ट्रैम्प हो जा रही है क्योंकि अभी भी जो हमारे यहाँ जो रेलवे की पटरियां हैं वो उस तरीके से उस कंप्रिहेंसिव व्यू के साथ नहीं लेड आउट की गई थी जिस हिसाब से किया जाना था 50 साल या आने वाले 75 साल को देखते हुए। आज भी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अगर कोई पैसेंजर गाड़ी रुकती है, पैसेंजर गाड़ी मतलब जिसमें यात्री सफर कर रहे हैं, तो उसके रोकने की जो बड़ी वजह रहती है वो पासिंग देना रहता है मालगाड़ियों को। मतलब सबसे पहली चीज की यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ट्रैक्स है, पहली चीज, मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। दूसरा इशू ये है कि दोस्तों जो टिकट हमको मिलती है वो काफी सब्सिडाइज मैनर में मिलती है, ठीक है। तो वो एक दूसरा इशू है कि रेवेन्यू तो आपकी ऑलरेडी स्ट्रैम्प हो चुकी है और सब्सिडाइज मैनर में मिल रही है, तो जो शॉर्टेज है, मतलब जो बोलते हैं ना कंगाली में आटा गीला होना, ये हो रहा है। और तीसरी चीज ये है दोस्तों कि जैसे जैसे हमारे यहाँ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का उत्थान हुआ है, जैसे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी उभर कर आया है, काफी स्ट्रांग रूप से आया है, तो इसने क्या किया, फ्राइट कॉरिडोर का जो शेयर है वो काफी लार्ज शेयर अपना खींच लिया है।
एक पुराने दौर के एक एस्टिमेट के हिसाब से किसी ज़माने में जो आपका रेलवे 60 से 70% फ्राइट जो मूवमेंट होता था उसको कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो आंकड़ा घट के 27% पे आ गया है। ठीक है, तो ये तीसरा इशू है। और चौथा इशू जो है इसका एक्सेसिव मैन पावर होना। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वो आपका रेलवे है। इसकी संख्या मेरे ख्याल से 11 लाख या उसके आसपास है। मतलब जो हमारी मिलिट्री है उसको सीधा सीधा कंपेयर किया जा सकता है रेलवे के साथ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। ये 3-4 जो इशू हैं वो काफी इंपॉर्टेंट इशू हैं। और साथ में जो एक और इम्पॉर्टेंट इशू ये उभर के आ रहा है कि हमारे यहाँ जितनी भी जो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर के कई डिविजन्स हो सकते हैं, ट्रैक बिछाने को लेकर, इंजन बिछाने को लेकर, ये सब चीजें तो थी ही। कई बार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी कमी है, तो वहां पे भी एक बड़ा यहाँ पे एक शॉर्टकमिंग हो जाता है रेलवे के लिए। तो रेलवे ने अपना नेशनल रेलवे प्लान लेकर आया, और जो नेशनल रेलवे प्लान में इनने जिस चीज पे जो सबसे ज्यादा इनका फोकस है वो फोकस है वापस से फ्राइट कॉरिडोर पे, मतलब जो फ्राइट इनका शेयर है उसको बढ़ाने को लेकर। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, आप टिकट पलटेंगे तो इनकी जो रेवेन्यू है पैसेंजर से वो काफी कम होती है। वो उनका हार्डली 52 से 57% ही वो कवर कर पाते हैं रेवेन्यू के टर्म्स में। और अगर उसको अगर टोटल पाई में रखा जाए, अगर मान लीजिए रेलवे 100 रुपए कमाती है तो वो आंकड़ा कहीं 24-25 रुपए के आसपास टिकता है। ठीक है, तो पहली चीज कि पैसेंजर से इनकी रेवेन्यू काफी कम है। दूसरी चीज ये होती है कि फ्राइट कॉरिडोर में इसलिए इनको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो 111 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो मतलब जाहिर तौर पे 111 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, भारी भरकम ट्रैवलिंग होगी सामानों की, चाहे वो सीमेंट का ट्रांसफर हो, कोल का ट्रांसफर हो, या फिर आपके जो अदर मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसफर हो, तो काफी लार्ज मात्रा में फ्राइट का मूवमेंट होगा। तो इस दौर में रेलवे के लिए एक मौका है कि वो वापस से जो अपनी जो एक प्लेस खो चुका था उसको रिगेन करे, और साथ में ही जो इसके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे भी वो उभर के आए। ठीक है, तो इसने क्या लक्ष्य रखा है? इसने ये लक्ष्य रखा है कि अपने ये 27% को सीधा ले जाके 45% करेगा टिल 2050। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसने ये रखा है। दूसरा पॉइंट इसने ये रखा है कि भैया ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करेगा बाय 2022। दोस्तों, ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कायदे से 2018 में हो जाना था, लेकिन 2018 से इसका डेडलाइन शिफ्ट होकर 2020 हुआ। अब ये 2022 में हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये 2022 में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज के काम कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद जो इसका तीसरा फोकस एरिया था इस नेशनल रेल प्लान में, वो तीसरा फोकस एरिया है आपका कार्बन एमिशन। दोस्तों, ये कार्बन एमिशन को नेट न्यूट्रल कर देगा 2030 तक। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमें अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, और रेलवे जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है उस रिडक्शन को मैनूवर करने में। क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ जो मैक्सिमम तो नहीं लेकिन काफी संख्या जो है काफी बड़ी संख्या जो है वो अभी भी डीजल इंजन पे चलती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने की वजह से और कार्बन एमिशन का जो टारगेट इनने तय किया है 2030 तक नेट न्यूट्रल होने का, ये अपने आप में ये पेरिस अकॉर्ड को काफी ज्यादा एम्पलीफाई करेगा, काफी ज्यादा उसमें प्रमोट करेगा। ये 3 चीज हुई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हुई है इसने इस नेशनल रेल प्लान में जो डेडिकेट किया है वो ये है कि ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर है इसको ये अभी करेंटली 2 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहे हैं। एक ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, एक वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है। मतलब एक मुंबई से सीधा जाते हुए दिल्ली को कनेक्ट करेगा और एक कलकत्ता से सीधा जाता हुआ दिल्ली को कनेक्ट करेगा।
दिल्ली को एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो हरियाणा पे जाके कनेक्ट हो रहा है। और इसका मकसद ये है कि ये टोटली ये फ्राइट कॉरिडोर मतलब फ्राइट के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो इससे दो चीजें होंगी, पहली चीज ये होगी कि जो आपको एक समस्या होती है जो आम जीवन में काफी ज्यादा हमने फेस की है कि भैया मालगाड़ी जा रहा है तो हमारा ट्रेन 2 घंटा 3 घंटा रुका हुआ है, लेकिन कायदे से आप देखेंगे कि ये सिर्फ हमारा ट्रेन ही नहीं रुकता, कई बार मालगाड़ी 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रास्ते में रुकी रहती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे ट्रैक्स। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो 60,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न जो दोनों है उसको दिल्ली के पास जाके जोड़ रहा है, आपके हरियाणा में जोड़ रहा है। और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि काफी ज्यादा इनहैंस मिलेगा आपके इकोनॉमी को, और ये बूस्टर साबित होंगे इनके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, और एट द एंड ये कंट्रीब्यूट करेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को। ठीक है, तो फ्राइट कॉरिडोर को जो अभी तो करेंटली 2 है उसको 3 और बनाने का प्रपोजल है। 3 बनाने का प्रपोजल है मतलब एक सीधा ईस्ट से वेस्ट जाएगा, अभी ईस्ट से वेस्ट नहीं जा रहा, अभी वेस्ट से दिल्ली जा रहा है और कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, ये दोनों मतलब ऐसे बन रहे हैं। लेकिन अब एक प्रपोजल ऐसा है कि कलकत्ता से सीधा मुंबई के लिए एक फ्राइट कॉरिडोर बनेगा। तो इससे क्या होगा कि जो बीच में जो स्टेट्स पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उनको भी फायदा होगा, झारखंड, उनको भी फायदा मिलेगा। उसके बाद फिर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो नॉर्थ से साउथ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ जो कॉरिडोर जाएगा उसका सीधा सीधा फायदा फिर से छत्तीसगढ़ और इसको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इनको मिलेगा। और एक वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब वो डेडिकेटेड रहेगा किसको, आपके पूरा मुंबई से लेकर चेन्नई तक, लेकिन मुंबई से लेकर चेन्नई तक एक, मुंबई से लेकर कलकत्ता तक 2, और फिर एक नॉर्थ साउथ बनाया जाएगा तो जिसका डेस्टिनेशन फिलहाल कोई ऐसा मेंशन नहीं हुआ है, ये 2। उसके बाद दोस्तों हाई स्पीड ट्रेन, इसके पहले एक और जिक्र करना चाहूंगा, स्पीड से मेरे को याद आया कि करेंटली जो हमारे फ्राइट कॉरिडोर्स मतलब जो हमारे फ्राइट्स चलते हैं, जो हमारी मालगाड़ियां चलती है, उनकी स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, उनकी स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर। जाहिर तौर पे ये सिर्फ 27 किलोमीटर पर आवर के दौर मतलब स्पीड पे ही नहीं चल पाती होंगी, ये और तेज भागने की क्षमता रखती है। लेकिन कारण क्या है उतनी स्पीड पे चलने का? कारण ये है कि उनके पास ट्रैक नहीं है, तो हो सकता है 3 दिन में ये कुछ किलोमीटर ही कवर कर पाती हूँ। डिवाइड आप 3 दिन करेंगे तो वो 27 किलोमीटर पर आवर के एक एवरेज देता है। तो 27 किलोमीटर पर आवर ये डेफिनेटली शो करता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब इसके तहत ये प्रपोजल रखा है कि वो इस स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर तक लेकर जाएंगे, 50 किलोमीटर पर आवर तक लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज ये अपने फ्राइट जो शेयर है उसको बढ़ाएंगे, अभी 27% से 45% तक लेकर जाएंगे। कब तक? 2050 तक। दूसरा ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। तीसरी चीज ये अपने आप को नेट न्यूट्रल कार्बन एमिशन करेंगे 2030 तक। इलेक्ट्रिफिकेशन 2022 तक करने का अनुमान जताया। उसके बाद इन लोगों ने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर 3 और नए प्रपोजल में दिए। एग्जिस्टिंग में 2 हैं जो बन रहे हैं, रेवाड़ी के पास जा रहे हैं, जो 2 बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसने जो फ्राइट की जो ट्रेन्स हैं उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 27 किलोमीटर से लगभग डबल करने की 50 किलोमीटर तक की है। कोशिश बोले हैं कि करेंगे और ये 2030 तक करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि एज ए नागरिक हमको वो ज्यादा लुभाएगी, वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हाई स्पीड ट्रेन्स जो हैं उसका मतलब प्लानिंग कर रही है कि जो बुलेट ट्रेन बन रही है, जो बेसिकली अभी तो मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक चलेगी, लेकिन उस बुलेट ट्रेन को बाद में एक्सटेंड करके दिल्ली तक लेकर जाया जाएगा। और एक और ट्रेन चलेगी जो दिल्ली से लेकर सीधा कोलकाता जाएगी, वो लखनऊ, पटना, फिर आपके झारखंड के कुछ इलाके को टच करते हुए आपके वहां जाएगी कोलकाता, और फिर वहीं से कोलकाता वाले ट्रेन को एक्सटेंड किया जाएगा आपके गुवाहाटी तक। तो दोस्तों ये एक हम लोग के लिए काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई स्पीड ट्रेन्स जो हैं उसका एक्सटेंशन अक्रॉस द इंडिया करेगी। ठीक है, और साथ में एक और है कि जो हमारे यहाँ जो सुपरफास्ट होती हैं, ठीक है, तो उन सुपरफास्ट की जो करंट स्पीड है वो 125-135 के आसपास है, तो उसके स्पीड को भी 150 से 160 किलोमीटर करने का उसने टारगेट रखा है। तो ये चीज
इससे क्या होगा कि आपके जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, मतलब जो टाइमिंग लग रही है ट्रैवलिंग की, वो कम होगी, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा आपके सफ़र करने को। अगर मान लीजिए आपको किसी इलाके में जाने में पहले 5 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आप रेलवे को प्रेफर करेंगे सफ़र करना, क्योंकि रेलवे में सफ़र करना नो डाउट चीपेस्ट है इंडिया में, और साथ में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है कंपेयर टू अदर रूट्स। तो काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इस पे चर्चा कर ली है। अब दोस्तों आते हैं अगला, रिपोर्ट सबमिटेड बाय स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। दोस्तों स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम, पहली चीज तो ये जानिए कि स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है। जो नए नए आए हुए हैं उनके लिए स्टैंडिंग कमेटी, कैबिनेट कमेटी है ना, ज्वाइंट कमेटी, ये सब जो शब्द हैं वो काफी ज्यादा कोरिलेटेड लगते होंगे, कई बार कंफ्यूज करते होंगे। तो दोस्तों स्टैंडिंग कमेटी पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर इशू पे, इशू बेस्ड अगर किसी कमेटी कोई बनती है, पार्लियामेंट की कोई कमेटी किसी इशू बेस पे बनती है, जैसे ये वाली कमेटी किसको एड्रेस कर रही थी, कोविड को एड्रेस कर रही थी, ठीक है। तो कोविड बेस्ड एक इशू को एड्रेस करते हुए कोई कमेटी बनती है तो उसको स्टैंडिंग कमेटी कहा जाता है। मतलब जब तक वो इशू डिस्कस होता रहेगा तब तक वो एग्जिस्टेंस में रहेगी, उसके बाद वो डिफंक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आता हूं मैं सीधा सीधा इसके ऑब्जर्वेशंस पे। दोस्तों जो इसके ऑब्जर्वेशंस हैं ये एज सच कुछ बहुत ही क्रांतिकारी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे विचार करेगी और हमें कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो लॉ के रूप में भी देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रपोजल इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल था वो ये था कि इसने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी कैपिंग पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में जब कोविड नया नया फैला था तब सबसे पहली दिक्कत क्या हो रही थी, सबसे पहली दिक्कत तो ये हो रही थी कि जो हॉस्पिटल वाले थे वो कोविड पेशेंट्स को ले नहीं रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। उसके बाद अगर वो ले रहे थे तो कई आसमान को चूमने वाला रेट लगा रहे थे, मतलब आए बाय रेट लगा रहे थे जो एक आम इंसान के पहुंच के बाहर था। तो इन लोगों ने पहली चीज ये की है कि प्राइवेट सेक्टर का जो वो है, प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिटेरिंग है, उस पर अंकुश लगाया जाए। पहली चीज उसको चेक किया जाए। दूसरी चीज इसने ये सजेस्ट किया है कि जो इंश्योरेंस, जो प्रीमियम भरा जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उन लोगों ने बड़ा ही एक अजीबोगरीब तरीका रखा हुआ है। अगर आप इंश्योरेंस कराएंगे, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, तो सबसे पहले तो आपका डिफरेंट टेस्ट करवाता है, और उसके बाद जो उसने एज लिमिट रखी हुई है वो 65 की रखी हुई है। मतलब वो एक तरह से इंश्योर कर देता है कि जो स्वस्थ आदमी है वही इंश्योरेंस कराए, ताकि उनको इन फ्यूचर प्रीमियम ना देना पड़े या फिर वापस रिटर्न ना देना पड़े। मतलब वो अपने प्रॉफिट को या फिर वो जो अपने बिजनेस का जो एक पर्टिकुलर सेफ साइड है उसको लेके चलते हैं। तो इस पैनल ने ये रिकमेंड किया है कि जो ऑब्सर्ड 65 जो एक वो बना दी गई है, डेडलाइन बना दी गई कि 65 के ऊपर लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है। और दोस्तों ये काफी ही इंपॉर्टेंट पहल होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तो फिलहाल आपके पास सिर्फ 8% पॉपुलेशन है जो 60 या 65 प्लस है, लेकिन दोस्तों ये हालात 20 साल बाद, 25 साल बाद ऐसे नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों 2050 तक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ये जो पॉपुलेशन जो 8% है वो जंप मार के 16% हो जाएगी, और तब ये समस्या और ज्यादा उभर के आएगी। तो बेहतर है कि गवर्नमेंट जो है अभी से ध्यान दे, ताकि जो हमारे जो 8% है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनको ये सुविधा मिल पाए, ताकि वो हेल्थ इंश्योरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी आदमी के जीवन में होता है, जीवन, उसको संरक्षित कर पाए, उसको सुरक्षित कर पाए। तो पहला 60 ईयर वाला जो कैपिंग है उसको ये लोग डिडक्ट करने की मांग कर रहे थे, रिमूव करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज। इसके बाद तीसरी चीज इन लोगों ने रिकमेंड किया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कोविड जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए डेडिकेटेड एक फंड हो और उसके पास एक डेडिकेटेड एक्सपर्टीज हो। अगर आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को देखेंगे तो उसके तहत जो एजेंसी बनी है वो मेनली मैन मेड या नेचुरल में भी फ्लड, साइक्लोन, वोल्केनो, ये सब चीजों से लड़ने के लिए थी, लेकिन पैंडेमिक तक ऐसा कोई एज्यूम नहीं किया गया था। बहरहाल जो हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो हमारे जो लॉकडाउन लगा वो अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही लगा, लेकिन उसके लिए उसके पास कोई
डेडिकेटेड फंड नहीं था, मतलब पहले से उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। तो हाउस पैनल ने ये रिकमेंड किया है कि भैया आप उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड दीजिए और उसको एक आर्म अप दीजिए, उसको एक्सपर्टीज दीजिए। ये तीसरी चीज। तो बेसिकली ये 3 चीजें ही इस पैनल ने सजेस्ट किया था जो हमारे जानने के लायक था। इसके बाद दोस्तों अगला आता है ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड, TMG। दोस्तों जो ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड है ये बेसिकली वर्ल्ड का सिर्फ 2% कॉन्स्टिट्यूट करता है। वर्ल्ड का कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? वर्ल्ड का सिर्फ 2% कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन दोस्तों इसके साइज में मत जाइए, इसके रेलेवेंस पे जाइए। दोस्तों ये जो ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड है इसका एग्जांपल है इंडिया में सोला ग्रासलैंड। अब बेसिकली ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में इसी को लेकर भी आया था कि जो आपका सोला ग्रासलैंड है वो काफी ज्यादा एक तरह से अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है इस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहले ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड के कुछ रेलेवेंस जान लेते हैं, उसके बाद अपन सोला ग्रासलैंड पे आएंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ 2% है, लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि ये जो आपके जो डाउनस्ट्रीम जो जाती है नदियां, उसकी जो फ्लो है उसको ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो मतलब इसका इकोलॉजिकल रेलेवेंस काफी ज्यादा है। तो इसका इकोलॉजिकल रेलेवेंस काफी ज्यादा है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी चीज आती है जो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जानना जरूरी है कि बेसिकली जो हमारे यहाँ है इसको वेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड माना गया है। मतलब ये उस तरीके का प्रोडक्टिव लैंड नहीं माना गया है जिस तरीके के अदर लैंड्स होते हैं, जो अदर ग्रासलैंड्स होते हैं। तो इसको वेस्ट लैंड में गिना जाता है इंडिया में। अब मैं सोला ग्रासलैंड पे आता हूँ। तो दोस्तों जो सोला ग्रासलैंड है वो आपके जो वेस्टर्न घाट है वहां पे मिलेगा, और ये मेनली कहाँ पे मिलेगा? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिलेगा। ये 1200 से लेकर 1600 फीट की हाइट पे रहता है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पहला। दूसरा 1200 फीट से 1600 फीट के बीच ये एग्जिस्ट करता है। अब ये क्यों इतना ज्यादा चर्चे में? मैंने इसका रेलेवेंस तो आपको बता दिया कि इसका इकोलॉजिकल रेलेवेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जो डाउनस्ट्रीम जाती हैं नदियां उसके इकोलॉजी को ये प्रिजर्व करता है, उसके डाउनस्ट्रीम को ये प्रिजर्व करता है, उसको प्योरीफाई करता है। और यहाँ पे काफी सारे जाहिर तौर पे वो एक इकोलॉजी क्रिएट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कई सारे फ्लोरा एंड फौना होंगे जो उस अपना अपना रोल इस इकोलॉजी में प्ले करते होंगे। अब ये खतरे में इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे रूल करते थे तो इन लोगों ने कोशिश की थी इस पर्टिकुलर एरिया को चेंज करके प्रोडक्टिव लैंड में करने की। तो उसके कुछ शॉर्ट टर्म उनको फ्रूट मिले कि भैया वहां से हो सकता है उन लोगों ने टीक वीक के पेड़ लगा दिए हो, रोज वुड के पेड़ लगा दिए हो, तो उसको काट वोट के बेच के जो उनका टिम्बर की जो मांग थी उसको वो कंप्लीट कर रहे थे, जिससे वो अपना शिप बना पाए, रेलवे ट्रैक बना पाए, वो तो कर रहे थे। तो शॉर्ट टर्म गेन तो उनको हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि लॉन्ग टर्म में ये क्या हो गया? फायर प्रोन हो गया है। मतलब वहां पे आए दिन आग लगती है, पहला। दूसरा, वहां पे इन्वेजिव प्लांट्स इतने ज्यादा आ चुके हैं, इन्वेजिव प्लांट्स इतने ज्यादा आ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स 43 से 67% तक का सोला ग्रासलैंड अभी तक वैनिश आउट हो चुका है। दोस्तों ये संख्या काफी बड़ी है। 22% से लेकर 67% तक का जो सोला ग्रासलैंड है वो वाइप आउट हो चुका है। और इस पे बीच बीच में कई बार एडिटोरियल्स आते रहते हैं हिंदू में, स्पेशली हिंदू में, क्योंकि हिंदू तमिलनाडु बेस्ड न्यूज़पेपर है तो वहां पे काफी ज्यादा आते हैं। और एक और चीज है कि यहाँ पे अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड क्या है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में ये कहाँ पे है, तो मैंने वो भी बता दिया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया में इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो इसको वेस्ट लैंड के रूप में डिफाइंड किया गया है, मतलब डेजिग्नेट किया गया है। और चौथी चीज है कि इसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एग्जिस्टिंग थ्रेट्स क्या हैं, एग्जिस्टेंस पे क्या क्या थ्रेट है। तो जो सबसे पहला थ्रेट है कि जो इसका नेचर चेंज किया गया है, ग्रासलैंड से इसको चेंज किया गया है एक फॉरेस्ट में, वो उसका सबसे पहला खतरा हुआ। दूसरा खतरा ये हुआ कि इस चेंज में वहां पे डिफरेंट टाइप्स के इन्वेजिव प्लांट्स आ गए, जिसने क्या किया, वहां के जो लोकलाइट है, एंडेमिक है, उनको वाइप आउट कर दिया। ठीक है, तो ये 2-3-4 चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रही हैं। अब दोस्तों अगला आता है
यूके से जो एक पूरा खबर चल रही है कि यूके में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है। अगर नेट चल रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले से खोल के रखा हुआ था, लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये उसका है 16 ग्रासलैंड का है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मालाबार कोस्ट, मॉइस्ट फॉरेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है। ठीक है, और ये करीब करीब 9000 स्क्वायर किलोमाइल्स में फैला हुआ है। ठीक है, और इस पे बीच बीच में आर्टिकल्स आपको दिखते रहेंगे। वाई साउथ इंडिया नीड सोलर फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरीज। ठीक है, इस पे ये डाउन टू अर्थ का ये जो एडिटोरियल है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस पे मतलब इस साल ये टोटली कोरोना ईयर ही रहा है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ आए हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है आप लोगों के रहे हों, मेरे भी एक आध रहे हैं। तो कोरोना वायरस ने पूरी तरीके से एक न्यू एरा को डिफाइन कर दिया। कहने को तो 21st सेंचुरी 20 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली जो मूलभूत चेंज हुआ है, जो मतलब हिस्टोरिक चेंज है जिसके बाद से दुनिया पहली जैसी नहीं होगी, वो कोरोना वायरस था, और वो ईयर 2020 था। अब दोस्तों चर्चा क्यों था उस न्यूज़ के हिसाब से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अलर्ट मोड में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भैया कोरोना वायरस ने क्या क्रांति मचाई है हाल के 10 महीने में, उससे मैं और आप और पूरा भारत वाकिफ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले तो अलर्ट जो उनका प्रोटोकॉल है, जो उनका प्रोसीजर वर्क है, वो तो किया है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की है जिसके तहत ये मालूम होता हो कि इस नया स्ट्रेन जो लंदन में पाया गया, जो ब्रिटेन में पाया गया, B.1.1.7 वाला स्ट्रेन इंडिया में पाया गया है। ठीक है, तो अभी तक ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ऐसे ही सेम नाइजीरिया में भी पाया गया है, वहां का भी एक यूनिक स्ट्रेन पाया गया है। और अगर आपको याद होगा, जब कोरोना वायरस एकदम स्टार्टिंग में आया था, तो म्यूटेशन की खबर काफी ज्यादा रेलेवेंट हो चुकी थी। म्यूटेशन की खबर की मतलब चाइना से जो कोरोना वायरस निकला है, वो न्यूयॉर्क के शहर में वो कोरोना वायरस एग्जैक्टली नहीं है, उसका दूसरा म्यूटेंट फॉर्म चल रहा है। तो दोस्तों ये होता ही है कि अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जंप करें, तो आप जब जंप मारेंगे तो उसमें एक जाहिर तौर का डिफरेंस आना है, क्योंकि मेरा जो आरएनए है वो आपके आरएनए से, मेरा जो डीएनए है आपके डीएनए से डिफरेंट है, तो वो एक म्यूटेशन वहां पे एक जाहिरी तौर पे आएगा। अब ये क्यों खतरनाक है? खतरनाक इसलिए है दोस्तों क्योंकि इंडियन हिंदू की जो रिपोर्ट थी उसमें जो लिखा हुआ था वो अपने आप में काफ़ी परेशान करने वाला था। और परेशान करने वाला ये था कि ये जो लास्ट ब्रिटेन में जितने भी फॉर्म्स पाए गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा डेडली है, सबसे ज़्यादा पोटेंट है, डेडली पोटेंट है। ये 70% ज़्यादा डेडली है, पोटेंट है स्प्रेड होने में। मतलब जो बाकी पाए गए थे, मान लीजिए अगर ये पुराने जो स्ट्रेन थे, अगर मान लीजिए एक आदमी को हो रहा था, अगर मेरा जो स्ट्रेन है किसी एक आदमी को कर रहा था, तो ये 70 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ये 1.7 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और दोस्तों ये जो 70% का ये जो चेंज है, ये हो सकता है हमें 1 से 1.7 तो बोलने में हल्का लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको वर्ल्ड के लेवल पे वो करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ये जो डिफरेंस बनेगा वो मिलियंस में बनेगा। तो इसीलिए ये दोस्तों काफ़ी ही खतरनाक है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो दावा किया जा रहा है वैक्सीन कंपनीज के द्वारा, एक और चीज़ भी समझने लायक है कि जो सबसे पहला रोल आउट हुआ वैक्सीन वो ब्रिटेन में ही हुआ है। और ब्रिटेन से ये खबर आती है कि वहाँ पे जो नया म्यूटेंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया है, तो इसलिए एक जो वर्ल्ड है वो थोड़ा सा सकते में है कि भैया जहाँ पे वैक्सीनेशन का जो पुराना दौर है वो चल रहा था, उसके लिए वैक्सीन बन गई थी। अगर ये वैक्सीन जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेन पे अगर इफेक्टिव नहीं हुई, तब हो सकता है कि हमें वापस से जो लॉकडाउन वाला फेस है उसमें जाना पड़ जाए, जिससे इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा। इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा और वो एट द एंड ट्रांसलेट किस में करेगा? गरीबी में करेगा। और जो सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी वो गरीबों को पड़ेगी और आम जनता को पड़ेगी। मतलब इसमें कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन ये आप सोच सकते हैं कि अगर वो कितना खतरनाक था, तो अगर वो वापस से रिपीट हो जाए, अगर वो फिर से एक और बार हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और ही होगा जो समझ के बाहर है किसी के भी। तो देखते हैं इस पे और क्या न्यूज़ आता है।
बहरहाल इसमें यही था कि जो हमें जानने के लायक था कि ये 70% ज़्यादा पोटेंट है, और जो वैक्सीन कंपनीज हैं वो दावा तो कर रही हैं कि इस पे इफेक्टिव होगा, लेकिन एज सच कोई अभी तक उन लोगों ने टेस्टिंग नहीं की है, तो उस दावे को भी उतना पुख्ता नहीं माना जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगला खबर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से। दोस्तों ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का कोर सेक्शन का पार्ट है। ये दोस्तों 3-4 जगह इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है? क्योंकि हाल में हमारे यहाँ अहमदाबाद में 2020 में एक CMS हुआ था, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, और उसका जो ब्रांड एम्बेसडर था वो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। ठीक है, पहली चीज तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स में पूछ ले। दूसरी चीज, जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर ये जो साइट्स का जो एक वो है उसमें ये शेड्यूल 1 में आता है। जो नए नए UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको साइट्स का बता दूं, CITES वो मेनली क्या करता है कि जो एक्सटेंटेड, जो मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या जो वनरेबल स्पीसीज हैं, फ्लोरा एंड फौना है, उसके जो ट्रेड होते हैं उस पर वो नज़र रखता है, और वो कोशिश करता है कि जो शेड्यूल 1 में है उसका ट्रेड ना हो पाए, मतलब वो टोटली बैन है ट्रेडिंग होने से। और जो उसका शेड्यूल 2 है उसके तहत जो उसमें आता है, तो वो किसी 2 कंट्री के बीच अगर कोई बायलैटरल संबंध होते हैं तो उस केस में उस पर ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन शेड्यूल 1 में जो शामिल है फ्लोरा एंड फौना, उस पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो साइट्स के शेड्यूल 1 में है। इसके बाद दोस्तों ये फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में है। अब दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेनली, और ये जो न्यूज आया वो मेनली कहाँ का था, तो दोस्तों ये मेनली न्यूज था आपका, दोस्तों ये जो मेनली न्यूज था आपके जैसलमेर का था, है ना। और जैसलमेर का ये जो डेजर्ट नेशनल बर्ड सेंचुरी जैसलमेर, राजस्थान, जैसलमेर, ठीक है, वहां पे था। अब ये ज्यादा चर्चे में क्यों था? ज्यादा चर्चे में ये था कि आपको ये लाइटिंग दिखाता हूँ दोस्तों। ये लाइटिंग काफी ज्यादा यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि काफी दिनों से जो कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो लोग ये मांग कर रहे थे कि जो ओवरहेड लाइंस गई हैं, ओवरहेड लाइंस जाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ऑलरेडी एक तरह से इनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। जो 300 से 400 ही पॉपुलेशन में बची हुई है इन नंबर्स, उनकी जो 15% आबादी है वो ये जो ओवरहेड लाइंस जा रही हैं, हाई टेंशन वायर्स जा रहे हैं, उसकी वजह से ये खतरे में आ गई है। तो इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया है, ये एक पर्टिकुलर सेटअप यूज किया है, जिससे क्या होगा कि जो आपके जो बर्ड्स होंगी वो डाइवर्ट होंगी, मतलब वो जाके सीधे आपके इससे नहीं लगेंगी, और उससे आपके जो 15% के आसपास जो इनका जो पॉपुलेशन है, मतलब उसको थोड़ा प्रिजर्व किया जाएगा। तो बेसिकली ये इतना ही था इस पे खबर। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ट्रम्प प्रेजेंट लीगन ऑफ मेरिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोस्तों ये एक्चुअली आपके GS2 का पार्ट है, ठीक है, ये आपके GS3 का भी पार्ट है, ठीक है। GS2 का क्यों? क्योंकि एक तरह से ये इंटरनेशनल रिलेशन में आ रहा है, और साथ में GS3 का इसलिए क्योंकि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी और मेनली जो आपका सिक्योरिटी वाला पोर्शन है उससे भी डील कर रहा है। कैसे कर रहा है कि लीगल ऑफ मेरिट पहले है क्या, इसको जान लेते हैं दोस्तों। जो लीगल ऑफ मेरिट है वो जो US गवर्नमेंट है, इसको स्टैब्लिश किसने किया था? जो आपके रूजरवेल्ट थे, फ्रैंकलिन डी रूजरवेल्ट, ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनने इसको स्टैब्लिश किया था 1942 में, ठीक है। और ये मेनली किसको नवाजा जाता है? मेनली आपके जो डिफेंस से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है, और एक्सेप्शनल केसेस में आपके जो स्टेट्स यानी जो नेशनल लीडर्स होते हैं, जो कंट्री के लीडर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चांसलर, उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बेसिकल जो एक चीज़ है वो तो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाने की वजह। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ ये किसको किसको दिया गया है? शिंजो आबे को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये स्कॉट मॉरिसन को दिया गया है।
अगर आप इन दोनों व्यक्तियों को नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए, क्योंकि अब आप यूपीएससी में एंटर कर चुके हैं, तो अब सिर्फ आपको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पता होगा, ये तो बट नेचुरल है, ये तो होना ही है, लेकिन अब आपको वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनकी भी जानकारी होनी है। तो शिंजो आबे जो थे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान थे, और जो स्कॉट मॉरिसन है वो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। और दोस्तों यहां पे एक वो समझिए आप, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इनको नवाज कौन रहा है अवार्ड से? यूएसए। और इन चारों का कॉम्बिनेशन कहां पे बैठता है? क्वाड में, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि इतना एक जो मैंने सिमेट्री बनाई, इतना जो मैंने कैलकुलेशन बनाया, उससे आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली लिगेन ऑफ मेरिट इसलिए दिया गया है कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मतलब उसका मेन ये मानना है कि वो चाइना को एज ए कॉम्पिटिटर देख रहा है, अब उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें दोस्तों श्याम सरन की काफ़ी अच्छी एडिटोरियल आई थी, जिसको मैं कल डिस्कस करूंगा, ए न्यू लीग ऑफ नेशन। उस पर मैं आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्यों चाइना का राइज इनएविटेबल है, क्यों नहीं रोका जा सकता चाइना के राइज को, और क्यों यूएस जो है वो धीरे धीरे फिसलन पे तो आ ही चुका है, लेकिन जो अब उसकी फिसलने की जो रफ्तार है वो तेज हो चुकी है। और ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए क्रिएट कर रहा है? ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है मिडिल पावर्स को और रीजनल पावर्स को, यानी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो कंट्रीज हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो जो अपना वो पावर है, वो जो अपना स्ट्रेचर है, वो वर्ल्ड में बढ़ा सके, ठीक है। तो जब मैं न्यू लीग ऑफ नेशन एडिटोरियल की चर्चा करूंगा तब उस पर वापस से आऊंगा। दोस्तों अब क्वाड को जाहिर तौर पे अब एक आप मान के चलिए कि इंडो पैसिफिक में चाइना को कर्टेन करने के लिए, चाइना को पावर को कर्टेल करने के लिए क्वाड अब भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि चाइना का डिस्प्यूट चारों ही कंट्रीज के साथ है। हेजेमनिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डिस्प्यूट यूएसए के साथ है, जापान के साथ उसके लैंड डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, फिर आपका उसका इकोनॉमिक डिस्प्यूट शुरू हो गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और हमारे साथ तो जग जाहिर है जो गलवान में हुआ और अभी जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 6 से 8 महीनों का, वो तो आपको पता ही है। तो क्वाड को ये देना अपने आप में कई कहानियों को कह रहा है, और आगे देखना है कि ये जो क्वाड का ये जो शुरू हुआ ये कहाँ तक जाता है। उम्मीद की जा रही है कि बाइडेन भी इस जो पॉलिसी है उसको फर्दर परस्यू करेंगे, लेकिन देखना है कि क्या इंटेंसिटी ये सेम होगी या फिर उसमें कुछ बढ़ाव या घटाव देखने को मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों लेपर्ड सेंसस पे। मैं इसके सीधा आर्टिकल पे आपको लेकर जाता हूं। दोस्तों लेपर्ड सेंसस अभी हाल में आया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि हाल में उन्होंने क्रोनोलॉजी जो रखा था कि पहले टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा, फिर लायन का बढ़ा, फिर डॉल्फिन का बढ़ा, अब इसका बढ़ना ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना ज़्यादा कमिटेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर। और जाहिर तौर पे अगर नंबर की बात करें तो वो जाहिर तौर पे रिफ्लेक्ट होता है, वो 7,500 से अब 12,000 और क्लोज टू 13,000 हो गया है, तो जो एक जंप है वो 70% के आसपास का है। तो जाहिर तौर पे उस पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन डिस्प्यूट मेथडोलॉजी पे हो रही है। और इंडिया टुडे का जो ये आर्टिकल आया था उसने क्वेश्चनिंग किस पे खड़ा की? मेथडोलॉजी पे खड़ा की कि भैया जो आप ये राइज दिखा रहे हैं उसका क्या मेथड है, क्योंकि आप ये जो राइज दिखा रहे हैं 70% का वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब वो इमेजिन नहीं किया जा सकता, और स्पेशली उस केस में इमेजिन नहीं किया जा सकता जो मतलब हैवी एनिमल्स हैं, जो मतलब बिग कैट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, उनके में इतना बड़ा राइज क्यों दिखाया जा रहा है। तो इस एडिटोरियल को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िएगा। इसमें टाइगर वर्सेस लेपर्ड वाले एक थ्योरी है जिसको जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानने को इनकार कर रहे हैं। दूसरा उनका जो थ्योरी है वो ये है कि आपने किस मेथड से वो किया है, काउंटिंग की है, ये उस पर भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो स्टोरी पढ़ेंगे, और अगर आप हिंदू में ये स्टोरी पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ बेसिकली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्रा, मतलब ये 3-4 स्टेट्स पे मेजर फोकस रहा है। तो आप उसमें देखिएगा कि उसमें कई सारे रिजर्व मतलब फॉरेस्ट रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जिक्र हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक एक बार जाके गूगल में स्पेसिफिकली वो टाइप करके देख लीजिएगा, क्योंकि इस साल के पेपर में अगर आप देखेंगे
तो इस साल के पेपर में ये जो क्वेश्चन आया है, जो अरेंज करने का क्वेश्चन आया है नेशनल पार्क्स को, वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब चूंकि वो क्वेश्चन आ चुका है तो हमें बेटर टू बी प्रिपेयर्ड इन टू फेस सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर और इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो ये लेपर्ड वाला, ये इंडिया टुडे वाला ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों अगला जो आ रहा है जुपिटर और सैटर्न का जो स्पेक्टिकल जो बन रहा था, जो जुपिटर और सैटर्न का जो 21 तारीख से 25 तारीख तक अगर आपने देखा होगा तो आसमान में जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे के मतलब ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हों, जय वीरू की जोड़ी टाइप की लग रही थी। तो इसी के ऊपर ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। यूपीएससी में ये क्वेश्चन किस फॉर्म में क्रिएट होगा ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ जो फैक्ट्स हैं मैं चाहूँगा कि मैं उसको वो कर दूँ, बोलूँ, ताकि आप लोग अगर पेन डाउन कर पाए तो पेन डाउन कर लेंगे। दोस्तों जो पहली चीज़ है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्पेक्टिकल है वो लास्ट टाइम कब दिखा था? 1611 में दिखा था। 1611 का रेलेवेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1611 में जब इसको देखा गया था तब गैलीलियो ने इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो पहली चीज ये कि 1611 में ऐसा कोई कोइंसिडेंस या ऐसा कोई स्ट्रक्चरिंग, ऐसा कोई कॉन्जुगेशन देखने को मिला था, पहली चीज। और इसको ऑब्जर्व किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूसरी चीज दोस्तों जो ध्यान देने वाली है कि ये जो कॉन्जुगेशन है वो हर 20 साल में होती है। ये जो कॉन्जुगेशन है वो हर 20 साल में होती है, लेकिन ध्यान रहे हर 20 साल में होती तो है, लेकिन ये जो मतलब जिस तरीके का ये वाला जो एक बना हुआ था, पोजीशनिंग बनी हुई थी, वैसा नहीं होता है। कारण क्या है कि जो जुपिटर है वो आपका जो सन को 12 साल में ऑर्बिट करता है। ठीक है, जुपिटर कितना लेता है आपका? 12 ईयर्स लेता है। वहीं आपका सैटर्न लेता है 30 ईयर्स। और 12 और 30 को अगर सिंपल हम मैथमेटिक्स से जाएं, एलसीएम निकालें तो 60 ईयर्स आता है। ठीक है, 60 ईयर्स आता है। तो कायदे से दोनों को फिर से कब क्रॉस करना चाहिए? 60 ईयर्स में क्रॉस करना चाहिए। लेकिन ये हर 20 साल में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब क्रॉस तो नहीं करते हैं, एक्चुअली कॉन्जुगेशन होता है इनका, क्रॉस नहीं करते, कॉन्जुगेशन होता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब जुपिटर अपना 1/3 कंप्लीट करता रहता है तब ये मतलब जब जुपिटर अपना कंप्लीट करता रहता है से बोलिए कि अपना हाफ कंप्लीट करते रहता है, तब ये अपना 1/5 कंप्लीट करते रहता है। जब जुपिटर अपना पूरा एक कंप्लीट कर लेता है रेवोल्यूशन, तब ये अपना बोल सकते हैं 2/5 कंप्लीट करते रहता है। तो इसकी वजह से कॉन्जुगेशन हर 20 साल में बनते रहता है। और साथ में ही ये जो अगला है, ये इस टाइप का स्पेक्टिकल आपको 80 साल बाद फिर देखने को मिलेगा। 80 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग जिंदा होंगे तो याद रखिएगा कि मैंने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी इस चीज की। और एक और चीज ये है कि ये दिख तो बड़े पास रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चढ़े ही हुए हैं एक दूसरे के कंधे पे, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7000 मिलियन किलोमीटर्स। दिख तो बहुत पास रहे हैं लेकिन इतना डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, अब दोस्तों ये जापान और इंडिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इस पे मेन चर्चा क्यों? इस पे मेन चर्चा इसीलिए क्योंकि हाल में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके काउंटर पार्ट दोनों चर्चा कर रहे थे और वो फर्दर अपने डिफेंस एग्रीमेंट को एक्सटेंड करने का चर्चा कर रहे हैं, मतलब एक ग्रेटर हाइट पे ले जाने की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमें इंपॉर्टेंट है कि हम 2019 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शिंजो आबे के बीच की जो मीट हुई थी, 2020 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शिंजो आबे की जो वर्चुअल मीट हुई थी, और उसमें जो उन लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था, ये देखिए इस पे काफ़ी सारे एडिटोरियल्स आए हुए हैं, तो आप लोग एक बार इस सबको गो थ्रू कर लीजिएगा। इंडिया इज एशियाज ग्रेविटी पॉइंट, China's deputy defense minister want India to commit more to Quad, Japanese defense minister, India is a, फिर मतलब ये एक तरह से दिखा रहा है कि जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है बिकॉज ऑफ मतलब एक कॉमन थ्रेट जो परसेप्शन है हमारा चाइना से, वो भी इसके पीछे एक प्रोपेलेंट के रूप में वर्क कर रहा है। और जो हमने एक आक्सा की जो ट्रीटी की है, आक्सा की जो ट्रीटी है उसके तहत क्या हुआ है कि हम अपने पोर्ट, मतलब हम अपना अंडमान का पोर्ट उसको यूज करने देंगे और हम उनका पोर्ट एज यूज करेंगे। तो मतलब हम इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरे के पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक अपने आप में काफी बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि वैसा ही हमने सेम एग्रीमेंट 6 और कंट्रीज के साथ किए हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, जिसमें साउथ कोरिया शामिल है, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है दोस्तों,
साउथ कोरिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, फ्रांस शामिल है, यूएसए शामिल है। तो उनके साथ हमने की है। और ऐसे ही सेम लाइन पे अक्सा की मतलब पर्च पे, मतलब जिस टाइप की ये डिफेंस ट्रीटी है उसी लाइन पे हम रशिया के साथ भी करने वाले हैं, मतलब वो 7वां कंट्री हो जाएगा। तो कौन कौन सी कंट्री दोस्तों? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जापान, साउथ कोरिया, चौथा फ्रांस, पांचवा यूएसए, रशिया के साथ लगभग फाइनलाइज्ड हो गई है सिंगापुर। ठीक है, तो इनके साथ बेसिकली हमारा क्या होगा कि हम डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे जिसके तहत वो हमारा पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उनका पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफेंस पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना। क्यों? क्योंकि ये जैसा कि आप लोगों ने हाल के दिनों में खबर सुनी होगी और मैंने एक उस पर वो भी बनाया, छोटा सा वीडियो बनाया नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर पे। तो उसमें एक जो सबसे बड़ा हाल के दिनों में एक एक्टिविटी बढ़ी है चाइना की, वो क्या बढ़ी है कि वो इंडियन ओशन में उसने आना जाना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया है, जो एक तरह से हमारी जो ऑटोनॉमी है उसको खतरा प्रदान कर रहा है और जो हमारा जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको खतरा प्रदान कर रहा है। तो इन कंट्रीज के साथ अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो जाहिर तौर पे हमें इंडो पैसिफिक में एक एज मिलेगा। और साथ ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो उनका पूरा एक प्लान चल रहा है चाइना का, हम उसको भी काउंटर कर पाएंगे। तो ये एक तरह से काउंटर भी देख सकते हैं आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। दूसरा, उनका जो इंडियन ओशन में बार बार आना जाना हो रहा है, तो हमारे जो रीजनल डोमिनेंस को जो बार बार चैलेंज कर रहे हैं, हम उसको भी काउंटर करेंगे। और साथ ही इन कंट्रीज के साथ हमारे जब रिलेशन बनेंगे, डिप्लोमेटिक मतलब डिफेंस रिलेशन जो बनेंगे, वो डिफेंस तक सीमित नहीं रहेंगे, वो हमारे रिलेशंस को और भी डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स हैं या फिर आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जापान और इंडिया के बीच कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? आक्सा एग्रीमेंट हुआ था 2019 में। ठीक है, आक्सा एग्रीमेंट किस लाइन पे था? इस लाइन पे किस किस कंट्री के साथ और एग्रीमेंट हुआ? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके बाद आपका फ्रांस, यूएसए और रशिया के साथ होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, रशिया के साथ होने वाला है, और साउथ कोरिया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया ये वीडियो, लेकिन दोस्तों हमने जिस डेप्थ में, जिस वॉल्यूम में चर्चा की है, वैसा वॉल्यूम और वैसा डेप्थ शायद ही आपको किसी और एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। तो मुझे पता है कि थोड़ा सा एक हैवी हो गया डोज, लेकिन यूपीएससी की तो भैया ये मांग है कि आप चीज़ों को जो भी करें वो बड़े ही डेडिकेटेड मैनर में करें। तो अब आता है दोस्तों काटसा। काटसा क्या है दोस्तों? नाम से ही पता चल रहा है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। मेन दोस्तों ये 3 कंट्रीज को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। पहला है रशिया, दूसरा है आपका नॉर्थ कोरिया और तीसरा है ईरान। इसको 2018 में पास किया गया है। और दोस्तों ये क्या इंश्योर करता है कि ये जो 3 कंट्रीज हैं, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये ट्रेडिशनली जो यूएसए है उसकी एक तरह से उनके साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे, हिस्टोरिकली इनके रिश्ते ठीक नहीं रहे। तो पहला कारण है। और दूसरा कारण ये कि ये जो तीनों कंट्रीज हैं, सम वे और अदर वे, ये प्रॉक्सी वॉर्स में भी इन्वॉल्व रहती हैं डिफरेंट कंट्रीज के लोकेशन पे। चाहे आप सीरिया में देख लें तो वहाँ पे रशिया का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, लेकिन यूक्रेन में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, ईरान का यमन में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, सीरिया में तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है लेकिन लेबनान में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, इराक में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। और नॉर्थ कोरिया तो भैया उसका अलग ही केस है, वो छोटी सी दुनिया में रह रहा है लेकिन उससे उसने पूरा हड़कंप मचाया हुआ है जापान और साउथ कोरिया के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 3 कंट्रीज को काउंटर करने के लिए बना था। और ये काउंटर कैसे करेगा? ये इंश्योर करेगा कि जितने भी कंट्रीज हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो यूएस के साथ ट्रेड करना चाहती हैं, वो इंश्योर करें कि इन 3 कंट्रीज के साथ वो कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं करेंगी या डिफेंस परचेजिंग नहीं करेंगी। क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई डिफेंस परचेजिंग इनके साथ होती है या फिर कोई ऐसा इकोनॉमिक रिलेशन उनके साथ रहा जाता है तो उसको कंस्ट्रू किया जाएगा कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं किसके खिलाफ? यूएसए के खिलाफ। ठीक है, तो ये शॉर्ट में ये स्टोरी है। ये न्यूज में क्यों आया? न्यूज में यूं आया कि अभी टर्की ने S-400 खरीदा है। ठीक है,
S-400 से याद आएगा कि S-400 हम लोगों ने भी परचेज किया है, और हम किससे परचेज कर रहे हैं? रशिया से परचेज कर रहे हैं। और आपको तो दिख ही रहा होगा कि भैया रशिया का नाम कहाँ है, यहाँ पे है, काटसा में है, स्पेसिफिकली उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो जैसे ही S-400 टर्की ने खरीदा तो उस पर काटसा के तहत जो आपकी अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने एक्शन लिया और इस पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब ये सैंक्शंस कितने सीवियर हैं, किस मैनर में फंक्शन करेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सैंक्शन लगना अपने आप में टर्की के लिए एक सेटबैक है। कारण क्यों है सेटबैक है? क्योंकि टर्की के जो एर्दोगान है उनका रिलेशन माना जाता है कि ट्रम्प के साथ काफी पर्सनल लेवल पे अच्छा है, जैसा हमारा मोदी जी का ट्रम्प के साथ काफी अच्छा रहा है। लेकिन भैया तो ट्रम्प की विदाई होने वाली है, विदाई होते होते उन्होंने ऐसा गिफ्ट दे दिया है, तो उनके लिए एक जाहिर से चिंता का विषय आ गया है। क्योंकि जो बाइडेन गवर्नमेंट आने वाली है, वो ऐसा माना जा रहा है कि वो जितने भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उतनी आसानी नहीं रहेगी जितनी आसानी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में थी। तो टर्की के लिए सबसे पहली दिक्कत तो ये कि पर्सनल रैपोर्ट अच्छे होने के बावजूद भी ये सैंक्शन लगा। दूसरी दिक्कत कि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, और अमेरिका भी नेटो का मेंबर है। अमेरिका ने ही एक्चुअली नेटो को पूरी तरह डिजाइन किया है और ड्राइव कर रहा है। तो नेटो के मेंबर होने के बावजूद भी अगर उस पर काटसा लगता है तो कहीं ना कहीं वो जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट है वहां पे चोट लगेगी। और तीसरी चीज ये है कि टर्की हाल के दिनों में इसने अपना रीजनल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ाया है। अगर रीजनल इन्फ्लुएंस बात करें, उसने लीबिया के जो इंटरनल अफेयर्स हैं वहां पे काफी ज्यादा दखल दिया है। फिर ग्रीस का जो मसला चल रहा था वो आप सबको पता ही है, हागिया सोफिया चेंज होने के बाद जो एक पूरा टर्मोइल आया था उस पर्टिकुलर मेडिटेरेनियन इलाके में, वो आपको पता ही है। उसके बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के जो वॉर हुआ, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो वॉर हुआ, उसमें आपको टर्की का रोल पता ही है कि उसने खुले रूप से अजरबैजान को समर्थन दिया और अजरबैजान को अपनी जो बेस्ट आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट जो ड्रोन्स है वो प्रोवाइड कराए, जिसके बदौलत अजरबैजान ने आर्मेनिया पे डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की है। और ये हाल के इतिहास में पहली विक्ट्री ऐसी होगी जो डिसाइसिव होगी, नहीं तो हाल के जितने भी वॉर है उसमें कोई भी विक्ट्री आप डिसाइसिव नहीं बोल सकते हैं एक्सेप्ट दिस वन। उसके बाद फिर टर्की का रिलेशन चार्ली हेब्दो वाले केस में, मतलब फ्रांस के मैक्रोन के उस स्टेटमेंट के बाद भी काफी ज्यादा इतर बितर हुआ है, मतलब फ्रांस के साथ भी इसके रिश्ते ठीक नहीं है। तो टर्की मोर और लेस अभी फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे काफी ज्यादा घिरा हुआ है, और उसके लिए इस दौर में काटसा का लगना उसके लिए एक और फर्दर सेटबैक है। और इसकी इकोनॉमी भी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, और किसी भी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी का जो सेंटर पॉइंट है वो अमेरिका है। तो अगर किसी की इकोनॉमी पहले से बुराइयत में हो, मान लीजिए ये वैसे ही है कि अगर मान लीजिए किसी को निमोनिया और उसको पीलिया भी हो, और किसी को निमोनिया है और उसको डायरिया भी हो जाए, कुछ उसी वाला केस है। तो पहले से इसकी इकोनॉमी वीक चल रही थी, अब इसके ऊपर इकोनॉमिक सेक्शन लगेंगे तो उसकी वजह से इसकी इकोनॉमी और डिटेरिएट करेगी, और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो जरूर करेगी एर्दोगान का जो स्ट्रांग है होल्ड है, जो स्ट्रांग पोजीशनिंग है टर्की के ऊपर। ठीक है, अब इंडिया के एस्पेक्ट में क्या चीजें हैं चिंतादायक। पहली चीज तो S-400 तो हमने भी लिया है भैया, ये तो हमने भी खरीदा, तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि अब हमारे लिए क्या। लेकिन S-400 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटली कमिटेड है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमें S-400 चाहिए, मतलब चाहिए, तो हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वाड का इस्तेमाल करे, यहाँ पे लेवरेज उठाए क्वाड का, कि भैया क्योंकि अभी एट प्रेजेंट रशिया उतनी बड़ी समस्या नहीं है, ईरान उतनी बड़ी समस्या नहीं है, नॉर्थ कोरिया उतनी बड़ी समस्या नहीं है अमेरिका के लिए जितनी बड़ी समस्या चाइना है। और चाइना को काउंटर करने के लिए उसको मे वॉट कम इंडिया का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, किसको? यूएसए को। तो क्वाड यहाँ पे हो सकता है हम लोग को ब्रीथिंग स्पेस दे दे, हो सकता है, मैं अनुमान नहीं लगा सकता परफेक्ट सेंस में, हो सकता है कि ब्रीथिंग सेंस दे दे। और तीसरी चीज ये है कि हमारे जो ये कंट्रीज आप देख रहे हैं, हमारे फ्रांस के साथ रिश्ते अच्छे हैं, हमारे यूके के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, और हाल में बोरिस जॉनसन हमारे आने वाले भी हैं, तो हिस्टोरिकल रिश्ते तो यूके के साथ हमारे अच्छे रहते ही हैं, और बोरिस जॉनसन के आने से वो और स्ट्रेंथन हो जाएंगे।
तो यूके के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। और इन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका पे है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी आए इन दोनों की बात को नेग्लेक्ट आउट नहीं कर सकता। तो इन दोनों के साथ रिश्ते अच्छे होने की वजह से हो सकता है कि हमारा फ्रांस और यूके के साथ रिश्ता हमें कहीं ना कहीं एक ब्रीदिंग स्पेस दे दे। और तीसरी चीज और चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा इजराइल के साथ भी रिश्ता काफी अच्छा है। ठीक है, इजराइल के साथ रिश्ता आपका अच्छा होना एक तरह से ओपनिंग डोर है अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होने। ठीक है, लेकिन हमारा इजराइल के साथ रिश्ता इसलिए अच्छा नहीं है कि हमें अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, वो बाय डिफॉल्ट हो जा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इजराइल के साथ जो एक नेचुरल कनेक्ट है इंडियन ऑडियंस, मतलब जो इंडियन सिटीजन और इजरायली सिटीजन्स का, बिकॉज ऑफ सेवरल कल्चरल वो सिमिलैरिटीज, तो उसकी वजह से एक अलग वो होता है। लेकिन इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे होना भी कहीं ना कहीं आपको ये जो काटसा लगेगा उससे कहीं ना कहीं आपको एक तरह से पार्डन दे सकता है। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये जो मैंने ऑब्जर्वेशंस किए हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेपर अगर आ गया, इस बीच लिखने को आ गया, तो हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, हमारे पास इतना मसाला रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये सोलार विंड हैक, ये अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइबर अटैक है, सबसे बड़ा साइबर अटैक है। और दोस्तों साइबर अटैक पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2017 में वानाक्राई पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि अब उतना सिंपल तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय वानाक्राई नया नया हुआ था, उस समय इतना पेनिट्रेशन नहीं हुआ था इंटरनेट का, तो उस समय के हिसाब से वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि कई लोगों को वानाक्राई क्या होता है नहीं पता था, कई लोगों ने बच्चे का रोना सोचा था, तो कई लोगों ने अपना कुछ अलग अलग अनुमान लगाया था। तो वानाक्राई पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, तो सोलार विंड हैक पे भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अब जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा, वो डेफिनेटली कई गुना ऊपर होने वाला है। तो बहरहाल अभी तक हम लोग को सोलार विंड के बारे में क्या पता है कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर अटैक है। और ये अटैक किसने करवाया है? तो अगर ये अटैक यूएस पे हुआ है, तो यूएस भाई, अगर हम पे कोई अटैक होता है तो हम जाहिर तौर पे चाइना और इंडिया बोलते हैं, तो ये यूएस भी, इसके पास 3 नाम तो फिक्स रहते ही हैं इसके बास्केट में। पहला रशिया होगा जिसके लिए इसने काटसा लगाया है, दूसरा हो सकता है ईरान होगा, और नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है। तो वो बोलता है कि इन तीनों पे ही इसके घूम फिर के उंगलियां उठती हैं, इन तीनों पे ही इसके ऑप्शंस खेलते हैं। ठीक है, तो रशिया को इस बार जिम्मेदार मान रही है यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, और ये इसकी खासियत क्या है दोस्तों? इसकी खासियत ये है कि ये इस बार डायरेक्ट अटैक नहीं था, ये सप्लाई साइड, मतलब ये डायरेक्ट होस्ट को अटैक नहीं किया गया, मतलब यूएस का पेंटागन जो है उसके सर्वर पे डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है, ये थर्ड पार्टी के थ्रू अटैक हुआ है, मतलब थर्ड पार्टी अटैक था ये, थ्रू थर्ड पार्टी। थोड़ा इसको आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में ऐसे कि मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों एक उसमें हैं, मॉनेटरी एस्पेक्ट में है, मैं आपको कुछ पैसे देने वाला हूँ, ठीक है, और आप वो पैसे अपने दोस्त को देने वाले हैं। अब होगा ये कि आपका दोस्त भी मुझे जानता है और उसको मेरे को पैसे देने हैं, समझ रहे? तो ये एक सर्कल बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी वैसे ही है कि यूएस किसी से सर्विस ले रहा है, ठीक है, तो इसने क्या किया, इस पे अटैक कर दिया, और इसके अटैक के थ्रू ये यूएस के जो मेन वो है उस पे इसने एंट्री मांग ली। मतलब ये कुछ इस प्रकार का था, मतलब कान सीधा ना घुमा के ऐसे पकड़ लिया। तो इसने अटैक किस पे मारा है? इसने अटैक मारा है ओरियन करके सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो यूएस के लगभग 33% डिपार्टमेंट्स को अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, तो उसके ऊपर सीधा अटैक मार दिया गया। अभी अटैक कैसे मारा गया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और हम लोग को सीखने की ज़रूरत है इससे, क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है कि फटाक से हम लोग ऐप अपडेट में लगा देते हैं, फटाक से हम लोग अपने जो ओएस है उसको अपडेट में लगा देते हैं। तो ये जो अटैक हुआ उसी प्रकार का हुआ है। इन लोगों ने क्या किया कि रशिया वालों ने, ऐसा उनका इल्ज़ाम है कि हैकर्स ने एक पैच भेजा, और उस पैच में उन्होंने ये बोला कि आपका एक अपडेट आ गया है, आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, और जिन जिन लोगों ने वो अपडेट मारा उन सबकी हैकिंग उनने इसके थ्रू कर दी। ठीक है, और ये वन ऑफ द मतलब मोस्ट
कॉमन वेज हो गया आजकल अटैक करने का कि आप किसी को अपडेट भेज दो, या फिर आप आजकल हमारे यहाँ देखते हैं फिशिंग विशिंग काफ़ी होती है, तो उसके तहत इन लोगों ने ये किया। अब इस पे हाल के दिनों में मैं पढ़ रहा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसको ठीक होने में कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। मतलब ये अटैक इतना गहरा है, 6 से 7 महीने के आसपास का वक्त लगेगा इसको सिस्टम को वापस रिस्टोर होने में। तो आप अटैक की क्षमता समझ सकते हैं कितना डीपली उन लोगों ने अटैक किया, कॉड पे अटैक किया है। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूँ, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइबर अटैक है। ठीक है, ये सर्विस मतलब सप्लाई साइड अटैक था, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू अटैक मारा गया है। उसके बाद इसको अटैक करने का जो तरीका था वो पैचेस भेजे गए, और वो पैचेस मेन क्या बोल रहे थे, मैसेज क्या बोल रहा था उस पैच का कि आपका अपडेट आ गया है, और इसके बाद इससे उबरने में कम से कम 6 से 7 महीने का वक्त लगेगा। अब दोस्तों अगला आता है, ये इन दोनों का जिक्र करता हूं, फिर इसका जिक्र आखिरी में करूंगा क्योंकि ये काफी ही इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से इस पूरे हफ्ते की जो सबसे बड़ी न्यूज होगी उसमें इसको शामिल करना जरूरी है। पहले इसको चर्चा करता हूं। तो मेरा फेवरेट कंट्री है इजराइल। इजराइल में दोस्तों कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इजराइल के हाल के दिनों की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें आपने देखा कि उसने यूके के साथ अपने डिप्लोमेटिक यूएई के साथ डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश किया। उसके बाद इसने मोरक्को के साथ अपने हाल में डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश किया। उसके बाद इसने बहरीन में इस बीच डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश किया। मतलब धीरे धीरे अरब कंट्रीज में अपने जो एक रिकॉग्निशन है जो काफ़ी समय से वो चाहता था वो उसको मिलना शुरू हो गया है। लेकिन साथ में इसका विरोध भी होते रहता है। अगर आपके हाल के पेपर देखें, आज 1-2 दिन का अगर आप गूगल करें तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसके जो पड़ोसी मुल्क है लेबनान और सीरिया, उसको रहती है इजराइल से। कारण ये है कि इजराइल के ऊपर ये बार बार आरोप लगता है कि वो उनकी जो एयर स्पेस है उसमें बार बार वॉयलेट करके घुसता है और बमबारी करके निकल जाता है। और स्पेशली 25 तारीख को लेबनान में जो धमाका हुआ उसका सीधा सीधा आरोप किस पे लगा है, इजराइल पे लगा है। और इजराइल इसको इसलिए भी नहीं झुठला सकता क्योंकि उसने जो धमाका किया उसके बाद जब ये निकल रहा था वहां से तब तक सीरियन जो एयरफोर्स है उसने उसको मार गिराया। तो यहाँ पे एविडेंस काफी स्ट्रांग है। खैर वो वहां की जियोपॉलिटिक्स है, उस पर कभी अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी इस पे चर्चा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इजराइल की पॉलिटिक्स को समझना है और इजराइल में इलेक्शन कैसे होता है उसको समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शेखर गुप्ता हैं जो प्रिंट चलाते हैं, उनका कट द क्लटर है, इस पे इजराइल पे इलेक्शन पे है, वो आप एक बार जरूर देखिएगा, आराम से देखिएगा। क्योंकि इजराइल की पॉलिटिक्स इंडिया की पॉलिटिक्स से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा क्लटर्ड है। अब हुआ क्या है कि इजराइल में कम से कम वहां पे 120 सीटें हैं। उनके जो पार्लियामेंट फॉर्म जो है उसको कैनेट कहा जाता है। ठीक है, वहां पे 120 सीटें हैं जिसके 120 सीटें टोटल हैं। ठीक है, और मतलब बहुमत किसी को नहीं मिलता, मतलब वहां पे मिली जुली सरकार ही आती है, वहां पे मजबूत सरकार ही आती है। मजबूत सरकार तो आती है, वो बाय डिफॉल्ट है इजराइल का नेचर, तो वहां जो भी गवर्नमेंट आएगी वो मजबूती आएगी। लेकिन वहां पे कोई किसी गवर्नमेंट को आज तक मेजोरिटी नहीं मिला है क्योंकि मेजोरिटी का जो मार्क है वो 61 है। अब आप बोलेंगे यार 61 वाला मामला क्यों इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो इलेक्शन प्रोसेस है इनका, इलेक्शन प्रोसेस जो है, जो प्रोपोर्शनेट जो सिस्टम इन लोगों ने अडॉप्ट किया वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एटलीस्ट आपके पास 3% वोट होने चाहिए तब जाके आपका एक मेंबर बैठेगा, उसके लिए मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो आप एक बार कट द क्लटर आराम से देखिएगा, 20 से 22 मिनट का है तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे 61 का जो जादुई आंकड़ा है जिसके पास रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब हो ये रहा था कि पिछले 4 बार से, मतलब हाल के 2 साल में जब से इलेक्शन हुआ है तब से जो बीबी हैं, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू और गैंट्स, बेंजामिन नेतन्याहू और गैंट्स, ये दोनों वहां के एक तरह से विलन है। मतलब एक दूसरे के लिए नेतन्याहू और गैंट्स एक दूसरे के लिए विलन है, मतलब दोनों एक दूसरे के मेजर अपोनेंट है। लेकिन लास्ट टाइम वहां के प्रेसिडेंट ने दोनों से अपील की, जब 3 बार के इलेक्शन हुए और तीनों बार में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, कि भैया तुम दोनों साथ आ जाओ, गवर्नमेंट बना लो। और टर्म ये डिसाइड हुआ कि 2.5 साल बीबी रहेंगे, नेतन्याहू रहेंगे और 2.5 साल गैंट्स रहेंगे। और गैंट्स इस समय डिफेंस मिनिस्टर का पोस्ट संभाल के रखे हुए हैं। वहां का डिफेंस मिनिस्टर मतलब यहाँ के होम मिनिस्टर की जितना पावरफुल, सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है।
तो लेकिन नेतन्याहू और गैंट्स, चूंकि एक जाहिर सी दोनों के बीच एक द्वंद्व है, दोनों के बीच एक पॉलिटिकल राइवलरी है, दोनों अपोनेंट है, तो हुआ ये कि 2.5 साल पूरे होने के पहले ही कोई ना कोई मुद्दा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा यहाँ डिफेंस बजट पास नहीं हो रहा था उसको बनाया गया, मुद्दा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो होना है वो चौथा इलेक्शन, जो कि तीसरे इलेक्शन होने के बाद से ही तय हो गया था। अब बीबी की जो पार्टी है वो है इनकी लुकिद, LIQUD, याद रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी जो पार्टी है, गैंट्स की पार्टी है, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी, ठीक है। लुकिद जो है वो फार राइट है और जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी है वो सेंटर राइट है। मतलब वो बोल सकते हैं कि ये लोग एक्सट्रीम वाले हैं, ये लोग थोड़े कम एक्सट्रीम वाले हैं, ठीक है। अब अच्छे वाले एक्सट्रीम है, बुरे वाले एक्सट्रीम है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब हुआ ये है कि अगर वहां पे फिर से सरकार चेंज होती है तो सरकार चेंज होने से कई सारी जो पॉलिसीज चल रही हैं, जो कई सारा इसका रवैया चल रहा है, उस पर भी चेंज आएगा, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आती है, अगर नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो अपने नए विजन के साथ आएगा, वो नए पॉलिसीज के साथ आएगा, और उस पॉलिसी में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, फॉरेन होते हैं, डिफेंस होते हैं, तो उसमें जाहिर तौर पे चेंजेस आने हैं। लेकिन वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो बोल रहे हैं कि उतना बड़ा चेंज नहीं आएगा, उतना बड़ा चेंज नहीं आएगा इन द सेंस कि हो सकता है कि थोड़ा एग्रेसिवनेस कम हो जाए, थोड़ा जो एक यहाँ पे एक बहुत ही रॉबस्ट मोड लेके रखी हुई है इजराइल, है ना, एग्रेसिव मोड लेके रखी हुई है, उसमें हल्की सी कमी आएगी, लेकिन टोटल 180 डिग्री शिफ्ट नहीं होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस पे। इसके बाद दोस्तों नेपाल पे जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल के कुछ दिनों में नेपाल से जुड़ी इतनी खबरें रही हैं कि यूपीएससी ने, हो सकता है 2021 का जो मेंस होगा उसमें क्वेश्चन पूछे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि 2020 में भी पूछेगा, लेकिन अब 2020 में नहीं पूछा तो 2021 में पूछ सकता है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा न्यूज रहा था कि जब नेपाल ने अपना मैप वापस से वो किया था, और मैप में उसने किसको अपना हिस्सा दिखाया था, लिपू लेक को हिस्सा दिखाया था, लैम्पियाधुरिया को हिस्सा दिखाया था। ये कहाँ है दोनों दोस्तों, उत्तराखंड में है, ठीक है। और काली रिवर, ठीक है। इसी से एक और फैक्ट जुड़ा है, ट्रीटी ऑफ सांगुली 1814 का है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सांगुली काफी रेलेवेंट है, ना सिर्फ कि इन चीजों का जिक्र है वहां पे, इसलिए भी क्योंकि उसके बाद से बहुत बड़ा चेंज हमारे ज्योग्राफिकल मैप में आया है। सिर्फ ये दो एरिया में नहीं आया, काफी बड़े एरिया में आया। तो जब ट्रीटी ऑफ सांगुली अगर मैं आपको कराने का मौका मिलेगा, अगर आप रिकमेंड करेंगे, तो ट्रीटी ऑफ सांगुली के मैं आपको उसके रेलेवेंस समझाऊंगा कि कैसे उसने आज के पूरे जियोपॉलिटिक्स को ड्राइव करके रख दिया है, ठीक है। अब वो लोगों ने इंटेंशनली किया, अनइंटेंशनली किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसका इम्पैक्ट है, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। तो 3 चीजें, पहला, नेपाल से जुड़ी हुई जो फॉर्मर खबरें थी वो क्या क्या थी, लैम्पियाधुरा और इसने लिपू लेक को अपना हिस्सा दिखाया था, जो कि हमारे उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब बेस क्या बनाया था, काली रिवर की स्ट्रीम को बेस बनाया था। तो काली रिवर कहाँ है, आप उसको भी एक बार गूगल करके देखिएगा, क्योंकि मेरा अभी गूगल चल नहीं रहा है, अगर गूगल चलता तो मैं आपको वो दिखाता। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सांगुली, क्योंकि इसमें इन तीनों का जड़ छुपा हुआ है, और ट्रीटी ऑफ सांगुली के तहत ही ये डिसाइड हुआ था कि जो गोरखास होंगे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सांगुली काफी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रखता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसने एक तरह से पूरा ज्योग्राफिकल जो मैप है उसको टोटली चेंज करके रख दिया है। अब दोस्तों हाल में क्यों ये खबर में आ गया है, हमारे रिश्ते नरम गरम चलते रहते हैं इसके साथ, नेपाल के साथ, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हाल में ये इसलिए खबर में आ गया है क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, वो ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है, और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके वो न्यू इलेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई ये जो डिसीजन है इसके पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये खूबहू चाइना के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। पहली चीज ये माननी है, और दूसरी चीज ये माननी है कि इसके पीछे का एक और बड़ा रीजन हो सकता है कि इंटरनल फैक्टर, कि KP शर्मा ओली, यहाँ पे भी पूरा आपके इजराइल वाला खेल है, जैसे वहां पे 2 बड़े राइवल्स
मिलके गवर्नमेंट बनाए थे, यहाँ पे भी सेम था। यहाँ पे जो प्रचंडा है, जो उनके मेन अपोनेंट हैं, और ये खुद ये दोनों मिलके इन लोगों ने एक ज्वाइंट कमांड बनाया था, कंबाइंड वो बनाया था, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, जिसके दोनों को चेयरमैन थे, मतलब दोनों शेयर कर रहे थे चेयरमैनशिप, जिसमें डिसाइड ये होता कि पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस है वो प्रचंडा देखेंगे और गवर्नमेंट का जो फंक्शंस है वो ओली देखेंगे। और दोनों के बीच सेम वही चीज हुआ था, 2.5 साल वाला एग्रीमेंट हुआ था कि भाई 2.5 साल तू रह ले और 2.5 साल मैं रह लूं। एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं आपको कि जब भी टेन्योर शेयर करने का हिसाब आए, अगर आपको फ्यूचर में कभी मिलता है टेन्योर शेयर करने का हिसाब, तो इतिहास से सीख लीजिएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एम्बिशियस बनिए, लेकिन इतिहास से सीख लीजिएगा। और इतिहास ये सिखाता है कि जो पहला टेन्योर मार लिया वही मार पाता है, उसके बाद उसको दूसरे आदमी को मौका नहीं मिलता है सर्व कर पाने का, क्योंकि तब तक री इलेक्शन हो जाता है, मतलब मिडवे इलेक्शन आ जाते हैं, मिड इलेक्शंस हो जाते हैं। तो ये इतिहास सिखाता है कि अगर कभी भी टेन्योर को शेयर करने का अगर वो आया है कहीं पे भी अक्रॉस वर्ल्ड, तो हमें ये हमेशा ये देखने को मिला है कि मिड इलेक्शंस हुए हैं। अब ये क्यों चर्चे में है? अब ये चर्चे में इसलिए है कि मतलब काफ़ी बड़ी चर्चा तो मैंने कर ली, लेकिन ये एक और कारण की वजह से चर्चे में। कारण का वजह है कि 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इनका, जो 1995 के बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसमें ये साफ तौर पे जिक्र था कि डिसोल्यूशन नहीं हो सकता असेंबली का। अगर 2.5 साल गवर्नमेंट चल सकती है तो उस केस में आप न्यू इलेक्शन कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये न्यू इलेक्शन को जो कॉल करने का है, जो अप्रूवल है, वो प्रेसिडेंट भंडारी की तरफ से मिल चुका है, और इसीलिए ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो गया है। अब वक्त आने पे पता चलेगा, मेरे ख्याल से हालिया 1-2 दिन में उसकी खबर आ ही जाएगी। अभी तक तो कुछ आई नहीं है इस डेट तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कुछ आएगी तो मैं आपको उस पर भी नोटिफाई करूँगा। अब दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस पूरे हफ्ते का न्यूज़ रहा है डीडीसी इलेक्शन के बाद, वो था चाइना से रिलेटेड तिब्बत बिल। जानबूझ के हटाया मैंने, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशन में फंक्शन करने वाला है, इसलिए मैंने उसको हटाया। यूएसए की सेनेट ने अप्रूव कर दिया है तिब्बत बिल को, अप्रूवल मिल गई है, ठीक है। अब ये तिब्बत बिल क्या क्या कहता है, मतलब अब तो ये एक्ट हो चुका है, बिल नहीं, ये तो एक्ट हो चुका है। तिब्बत एक्ट क्या क्या कहता है? पहली चीज, ये एक्ट बोल रहा है कि अब एक कॉन्सुलेट खुलेगा। कहाँ? लहासा में। क्या है लहासा? कैपिटल ऑफ तिब्बत है, ठीक है। पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सुलेट खुलेगा। और मैं जिक्र भी करूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके पहले जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन था उसका क्या व्यू था, ठीक है। दूसरा, जो हमारे यहाँ दलाई लामा है उनको सक्सेसर चुनने मिलेगा, ये एक्ट में जिक्र है इसका। 2, और तीसरी चीज कि जो रिवर सोर्सेज एंड बाउंड्रीज हैं उसका भी जिक्र है। और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहानी शुरू से शुरू करता हूँ। यूएस और चाइना अब दोनों दो अलग अलग ब्लॉक हो गए हैं, जिनके बीच जाहिर तौर पे एक कंपटीशन, कोल्ड वॉर देखने को मिलनी है हाल के सालों में, आने वाले सालों में देखने को मिलनी है। और हाल के 2 सालों में हमने जितना देखा, ये उससे कई गुना ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है, ठीक है। अब तिब्बत बिल को पास करने के कई मायने हैं, मतलब कई मायने हैं। पहला मायना ये है कि भाई वो चाइना को काउंटर कर रहा है उसके इंटरनल पॉलिसीज पे, जिसके बेसिस पे चाइना ने उसको वो भी किया है, बैश भी किया है कि भैया आप हमारे इंटरनल इश्यूज पे उंगली मत कीजिए। सिंपली मतलब उंगली जैसा शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि उंगली किसको कहते हैं, लेकिन उनने इस बात पे कहा। दूसरी चीज कि यहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया है। मैं बोल रहा हूं कि हर बात में सर आप इंडिया पे क्यों आ जाते हो, क्योंकि भैया जब आप एग्जाम दे रहे हो इंडियन सिविल सर्विसेज का, तो हर चीज वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ हो, बड़ा इवेंट छोटा इवेंट, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ना है वो आपको फोरसीन करना है, फॉरसाइट आपका उतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये जाहिर तौर पे ये आपके एग्जाम की मांग है, ठीक है। इंडिया को इसने कैसे किया, क्योंकि अभी हमारा और चाइना का क्या चल रहा है, क्लैश चल रहा है। और इस क्लैश के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी किसी उन दोनों क्लैश में जो आदमी हैं उसके खिलाफ कोई
ऐसा बिल लाती है, ऐसा एक्ट लाती है, तो जाहिर तौर पे जो उसकी अपोजिट पार्टी है उसको मोरल बूस्टिंग तो मिलती ही मिलती है। लेकिन ये मामला सिर्फ मोरल बूस्टिंग तक सीमित नहीं है, ये मामला इसके कई गुना आगे है और इसके कई गुना स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है और इसका टेंजिबल आपको आउटकम देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। पहली चीज, कॉन्सुलेट का खोलना लहासा में। दोस्तों ये जो बिल है ये नया बिल नहीं है, एक्चुअली अमेंडमेंट है। बिल जो था उसका पहला 2002 में आया था। तिब्बत पे ये जो बिल है, एक्ट है, ये 2002 में बना था। और जब 2002 में बना था तब जो जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, वो इस एक्ट के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये एक्ट आता है तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज है चाइना के फेवर में, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और उनके रिलेशंस को फर्दर डिटोरिएट करेगी। तो उनने कड़े शब्दों में इसका वो किया था, विरोध किया था, ठीक है। लेकिन अब देखिए दौर पूरी तरह से चेंज हो चुका है 18 सालों में। अब यूएस खुले तौर पे इस बिल का समर्थन, मतलब इस बिल में जो अमेंडमेंट्स लाई है वो पुराने के कई गुना ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पुराने में क्या था? पुराने में दोस्तों कॉन्सुलेट खोलने की बात नहीं थी। दोस्तों कॉन्सुलेट खोलना मतलब सब, मतलब टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर किसी टीम का कैप्टन हेड होता है तो वाइस कैप्टन उसका डिप्टी, ये वाला हिसाब है। तो वैसे ही एम्बेसी हेड है, कैप्टन है, और कॉन्सुलेट उसकी वाइस कैप्टन है। मतलब बोल सकते हैं एम्बेसी के पहले वाला जो फेस है वो है, और किसी कंट्री में 2 एम्बेसी खुलना मतलब चीजें कुछ गड़बड़ है बहुत दोस्त, है ना। तो सबसे पहले कॉन्सुलेट खोल के उनने चाइना को चेताया कि भैया हम आपकी वल्नरेबिलिटीज से अवेयर हैं, ठीक है, हम आपकी वल्नरेबिलिटीज से अवेयर हैं। वो क्या है? वो उसकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, जो उसका इंटरनल एकोमोडेशन है, उससे, चाहे वो तिब्बत रहा हो, चाहे हांगकांग रहा हो, चाहे शिनजियांग रहा हो। और इसी 3 चीज़ों पे चाइना ने इसको अवेयर भी करवाया कि भैया आप हमारे इंटरनल इश्यूज, खासकर ये 3 इश्यूज, शिनजियांग के उइगर मुस्लिम्स पे, तिब्बत के ऑटोनॉमी वाले पे और हांगकांग पे, आप बचें बयानबाजी करने से और एक्ट निकालने से, ठीक है। तो कॉन्सुलेट खोलना पहला रेलेवेंस हो गया, क्योंकि कॉन्सुलेट पहले नहीं था, पहले ऑफिस की बात की गई थी, तो अब कॉन्सुलेट तक वो बात आ चुकी है। मतलब आप समझिए कि काफ़ी चीज़ें, डेवलपमेंट काफ़ी तेज निकला है, काफ़ी ऊपर गया है। दूसरा, दलाई लामा। दोस्तों दलाई लामा इंडिया में 1960 से हैं, 58 से हैं, ठीक है। अरुणाचल के थ्रू वो इंडिया में धर्मशाला में अभी रह रहे हैं। और धर्मशाला की गवर्नमेंट ने ये जो पूरे चेंजेस आए हैं, धर्मशाला की जो गवर्नमेंट है, धर्मशाला गवर्नमेंट इन एक्साइल, धर्मशाला गवर्नमेंट इन एक्साइल, उसने इस बिल का समर्थन किया है। मतलब अगर उसने इस बिल का समर्थन किया है, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। अगर इंडिया की सरजमीन पे कोई रह रहा है और किसी पड़ोसी मुल्क के साथ अगर किसी बिल को समर्थन कर रहा है, तो जाहिर तौर पे इंडिया का उसमें सहमति होगी ही होगी। तो धर्मशाला की गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट किया है। और किस बात पे सपोर्ट किया है? सपोर्ट इस बात पे किया है कि जो दलाई लामा के सक्सेसर होंगे, जो अगला दलाई लामा कौन होगा, उस पे टोटली किसको मैंडेट दिया है? यूएस ने दलाई लामा को मैंडेट दिया है। और दलाई लामा ने 1995 में ही अपना सक्सेसर पेंचिन लामा को घोषित कर चुके हैं। लेकिन पेंचिन लामा के बारे में एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि वो पिछले 1995 के बाद से, जब वो 6 साल के थे, उसके बाद से आज तक उनको नहीं देखा गया है। मतलब वो जाहिर तौर पे वो जो आपके इंटेलिजेंस वाले हैं वो उनको सुरक्षित रखे होंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा होगा, ऐसा जाहिर तौर पे आप और मैं समझ सकते हैं, ठीक है। वहीं चाइना अपना सक्सेसर वहां पे बार बार पुश कर रहा है। उस सक्सेसर का नाम जो है वो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा क्योंकि नाम एग्जैक्टली मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनका नाम है जो चाइना के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, गैधून चुकाई नीमा। गैधून चुकाई नीमा इसको चाह रहा है कि चाइना ये अगला दलाई लामा बने। क्यों? क्योंकि अगर वो अगला दलाई लामा बनता है तो जो तिब्बत की जो पॉलिसीज है वो चाइना अपने तरीके से ले आ पाएगा, कठपुतली की तरह उसका इस्तेमाल करेगा, जो फैसले, जो दिक्कतें हैं उसको वो कंट्रोल करेगा। तो दलाई लामा को ये सक्सेशन का राइट मिलना मतलब वो जो एक तिब्बतियन होने की जो नेशनलिज्म की भावना है उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करने बराबर है, ठीक है। दूसरी और तीसरी चीज दोस्तों, रिवर सोर्सेस का। दोस्तों तिब्बत जो है वो वर्ल्ड की जो मेजर रिवर्स हैं उसका सोर्स है। चाहे आप ब्रह्मपुत्र ले लीजिए, चाहे आप इंडस ले लीजिए, चाहे आप फिर यांटेज ले लीजिए, या फिर आप मैकोंग ले लीजिए। वर्ल्ड की जितनी बड़ी रिवर्स हैं उसका जो सोर्स है वो आपका
तिब्बत है, मतलब तिब्बत कंट्रोल करता है वर्ल्ड के जो मतलब बड़े रिवर्स हैं और स्पेशली एशिया और सब कॉन्टिनेंट के रिवर्स को। तो यहाँ पे सपोर्ट आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं कि इन दोनों पे आगे चीजें कितनी बढ़ेंगी कितनी नहीं बढ़ेंगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे सपोर्ट आना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हमें बार बार जो चाइना की तरफ से जो एक इनडायरेक्ट थ्रेट मिलता है वो रिवर के ऊपर ही है कि जो उसका रिवर पे कंट्रोल है, क्योंकि अपन डाउनस्ट्रीम आते हैं तो जाहिर तौर पे अपर हैंड यहाँ पे चाइना को हो जाता है। और चाइना ने जो बड़े बड़े डैम्स बना के रखे हैं ब्रह्मपुत्रा पे, या वो डैम्स उसके बाद फिर उसका मानसरोवर पे जो कब्जा है वो उससे उसकी जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशनिंग है वो इंडिया के कंपैरिजन में अपर हैंड हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होगा कि रिवर के जो सोर्सेज है और जो उसकी बाउंड्री पे जो इस बिल ने बात की है वो काफी इंपॉर्टेंट रही है। अब दोस्तों इंडिया के एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मोर और लेस मैं सारे डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहली चीज कि ये इंडिया के सिर्फ मोरल विक्ट्री के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसको एक तरह से रियल विक्ट्री भी देख सकते हैं। लेकिन रियल विक्ट्री के रियल शब्द से मैं थोड़ा परहेज करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ पेपर पे हैं, चीजें अभी ग्राउंड पे नहीं आई हैं। तो चीजें पेपर पे हैं लेकिन फिर भी टुवर्ड्स रियल विक्ट्री का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और फिर दूसरी चीज ये है कि अब देखते हैं कि इंडिया यहाँ से और कैसे तरीके से चाइना को काउंटर करता है या फिर चाइना के साथ कोऑपरेट करके रिलेशन सुधारता है, ये आने वाले वक्त बताएगा। और कैसे हम इंडिया और यूएस और चाइना के बीच अपने पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कहीं हम ऐसा ना हो जाए कि इन दोनों के टक्कर में हम चपेटे में आ जाए। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारी जो ऑटोनॉमी है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी को जो ड्राइव करने का जो एक सॉवरेनिटी है, वो कहीं इसमें घेरे में नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका वीकली का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नमस्कार।